अस्सलाम वालेकुम। नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है आमना तारिक ने। नावल का नाम है मेरे रहनुमा और इसकी मुसन्निफ़ा है नूर राजपूत। किस्त नंबर 7। मुझे क्लास के बाद मेरे ऑफिस में मिलिएगा, प्रोफेसर ने कहा और हरम के साथ साथ वासे और अर्श के पाँव के नीचे से भी ज़मीन निकल गई। अब वो सर झुकाए प्रोफेसर जोसेफ के ऑफिस में उनके सामने खड़ी थी। क्या आप जानती हैं लेक्चर के दौरान इस तरह की हरकत करना मेरे रूल्स के खिलाफ है? प्रोफेसर ने कहा। आई नो प्रोफेसर, बट अजान के दौरान उसकी रिस्पेक्ट ना करना हमारे मज़हब के रूल्स के खिलाफ है, हरम ने डरते डरते जवाब दिया। रूल्स ब्रेक करने पर मैं आपको बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दे सकता हूँ। इट्स ओके प्रोफेसर, मुझे कोई इशू नहीं, हरम ने जवाब दिया। प्रोफेसर चौंका। और पनिशमेंट ये भी हो सकती है कि मैं आपको यूनिवर्सिटी से निकलवा दूँ, प्रोफेसर ने सख्ती से कहा। हरम ने अब की बार सर और निगाहें उठाकर प्रोफेसर को देखा। वो उसे ही देख रहे थे। जो अपने मज़हब को डिफेंड नहीं कर सकता वो खुद को क्या करेगा? मैंने अपना फ़र्ज़ निभाया है प्रोफेसर। आई डोंट नो आपका क्या मज़हब है। अगर आपका मज़हब, आपका ज़मीर आपको इस बात की इजाज़त देता है तो ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं। और प्रोफेसर जोसेफ उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। कोई तो बात है इस लड़की में, वो सोच रहे थे। तो आप तस्लीम नहीं करेंगी कि आपकी गलती है? क्या वाकई मैं गलत हूँ प्रोफेसर? हरम ने उल्टा सवाल किया। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके रूल्स ब्रेक करके गलती की है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी आपसे सॉरी कर चुकी हूँ। बट अगर आपको लगता है कि अजान की रिस्पेक्ट करके मैंने गलती की है तो एक्सट्रीमली सॉरी। इस बात के लिए मैं आपसे माफ़ी नहीं मांग सकती, हरम ने नज़रें झुकाए हुए कहा। आप मुझसे बहस कर रही हैं, प्रोफेसर ने कहा। सॉरी प्रोफेसर, आप मेरे उस्ताद हैं और हमारे मज़हब में जो शख्स आपको एक लफ्ज़ भी सिखा दे तो आप उसके गुलाम बन जाते हैं। मेरी हिम्मत कहाँ कि मैं अपने उस्ताद से बहस करूं। कुछ था जो प्रोफेसर के अंदर हुआ था, कुछ हिला था अपनी जगह से। शायद दिल था जो धड़का था। वो अपनी चेयर से उठ खड़े हुए। नाउ यू कैन गो बट नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल, प्रोफेसर ने उसे जाने का कहा। थैंक यू प्रोफेसर, हरम ने मुस्कुराते हुए कहा और दरवाजे की तरफ चल पड़ी। अलबत्ता दरवाजे के पास वो फिर रुकी। प्रोफेसर, हरम ने पुकारा। प्रोफेसर जो कि अलमारी की तरफ मुंह करके खड़े थे चौंक कर उसे देखा। लेकिन अगर बात मेरे मज़हब और मेरे अल्लाह पर आएगी तो मैं चुप नहीं रहूंगी। शायद आपसे बहस भी करनी पड़ जाए, लेकिन मेरा ख्याल है मज़हब को बेस बनाकर झगड़ा करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुड आफ्टरनून प्रोफेसर, वो मुस्कुराकर कहती दरवाज़ा पार कर गई और प्रोफेसर हैरान और परेशान सा खड़ा रह गया। क्या कहा प्रोफेसर ने? अर्श और वासे जो उसका बाहर इंतज़ार कर रहे थे बाहर आता देखकर फ़ौरन उसकी तरफ लपके। कुछ भी नहीं, हरम ने जवाब दिया। कुछ नहीं का क्या मतलब? इतनी देर से वो तुम्हें चाय भी ला रहे थे क्या? अर्श ने हैरान होते हुए कहा। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट टाइम मैं एहतियात करूं। क्या वाकई? वासे हैरान हुआ। वो दोनों उसके साथ साथ चल रहे थे जबकि हरम का रुख लाइब्रेरी की तरफ था। सीढ़ियां चढ़ते हुए अचानक उनके सामने कोई आया। रोहन अपनी लंबी टांग की मदद से गुजरने का रास्ता बंद करके ग्रिल से टेक लगाए खड़ा था। उसके पीछे उसके दो चेले खड़े थे। उन्हें देखकर डरकर अर्श और वासे एक कदम पीछे हो गए। ये क्या बदतमीजी है? हरम ने गुस्से से कहा। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? रोहन ने हरम को देखते हुए पूछा। नो, हु आर यू? और हरम की बात सुनकर रोहन सीधा हो गया। उसे तो पूरा रोमा जानता था, फिर ये कौन थी जो उसे नहीं जानती थी? आई एम रॉन द डॉन, रोहन ने शान से कहा। इतनी ठंड में भी वो बिना बाजू की शर्ट पहने हुए था। एक बाजू पर बड़ा सा एनाकोंडा का टैटू बना था जो अपना बड़ा सा मुंह खोले खाने को तैयार था, जबकि दूसरे बाजू पर रॉन द डॉन इंग्लिश में लिखा था। लंबे लंबे बाल थे जो आंखों के आगे और कंधों तक बिखरे पड़े थे। एक रुमाल उसने अपने माथे पर बांधा हुआ था। अच्छा, तो तुम हो वो मंगते जो बच्चों से उनकी चीजें छीन छीन कर भागते हो? हाँ, कॉन्फिडेंस तो चेक करो हरम का। और उसकी बात पर वासे और अर्श ने मुश्किल से अपना कहकहा रोका। उन्हें हंसता देखकर रोहन को गुस्सा आ गया, लेकिन उसे इस बात की समझ नहीं आई थी कि हरम ने उसे क्या बोला था। व्हाट? क्या कहा इसने? उसने गुस्सा करते देखकर अर्श और वासे की हंसी को ब्रेक लगे। क्या बोला तुमने मुझे? वो गुस्से से हरम की तरफ बढ़ा। मंगता, हरम ने पीछे हटते हुए कहा। व्हाट डू यू मीन बाय मंगता? रोहन ने मुश्किल से लफ्ज अदा किया। खुद ही तो कहा है कि तुम डॉन हो, फिर खुद ही ढूंढ लो मतलब भी, हरम ने जवाब दिया और वापस जाने के लिए मुड़ी, क्योंकि वो जान चुकी थी रोहन उन्हें अब लाइब्रेरी तो जाने नहीं देगा। रोहन ने उसके बैग को पीछे से पकड़कर खींचा। वो गिरते गिरते बची। रोहन से पंगा, रोहन ने उसके सर पर थप्पड़ मारा। जाओ पहले मतलब तो ढूंढ लो मंगते, हरम ने भी गुस्से से कहा और अर्श और वासे के साथ सीढ़ियां उतर गई।
ڈر تو اسے بھی لگ رہا تھا رون سے، لیکن کیا کرتی وہ۔ اور ایک شخص ایسا بھی تھا جس نے سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور حرم کی باتیں اسے ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ رون کی نظر اچانک اس پر پڑی۔ وہ ریم تھا جو دور کھڑا ہنس رہا تھا۔ رون غصے سے اس کی طرف بڑھا کیونکہ ریم اردو جانتا تھا، وہی رون کی مدد کر سکتا تھا۔ وہ واپسی کے لیے یونیورسٹی کے مین گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی جب اسے حمزہ کی کال آئی۔ روما میں میرے جیسا کوئی ملا آپ کو فرینڈ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ایچ ڈی، یہاں پر ہر انسان تمہارے جیسا ہے اور رون تو تمہارا بھی کرتا دھرتا ہے۔ ریئلی؟ حمزہ نے کہا لگایا۔ یقین نہیں ہوتا، اسے حیرت ہو رہی تھی۔ اس کے اس طرح حیران ہونے پر یونیورسٹی میں اب تک ہونے والے سارے واقعات اسے سنا دیے اور وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو گیا۔ کس کو منگتا بنا آئی ہیں آپ؟ دعا کرو اسے پتہ نہ چلے کہ منگتے کا مطلب کیا ہوتا ہے، نہیں تو وہ مجھے یونی کی سب سے اونچی بلڈنگ پر الٹا لٹکا دے گا، حرم نے ڈرتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا نا؟ منہ سے نکل گیا، پتہ ہی نہیں چلا، حرم نے کہا۔ ویسے میں روما آنے کا سوچ رہا تھا لیکن اب نہیں۔ کیوں؟ اب کیوں نہیں؟ حرم نے پوچھا۔ کیونکہ روما میں تو میرے جیسے بہت سے ہیں نا، لیکن اسلام آباد میں تو میرے جیسا میں ایک ہی ہوں، سنگل پیس۔ اب اگر میں روما آ گیا تو میرے اسلام آباد کا کیا بنے گا؟ حمزہ نے کہا۔ ویسے کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، حرم نے ہنستے ہوئے کہا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اگلے دن وہ پروفیسر جوزف کی کلاس میں گئی تو اس نے اپنا موبائل وائبریشن پر لگا دیا۔ اب وہ ڈیلی ایسا کرنے لگی، جب اذان ہوتی تو وائبریشن کی وجہ سے اسے پتہ چل جاتا اور وہ موبائل نکال کر اذان کا جواب دیتی۔ مگر مجال ہے جو اس دوران وہ کسی اور کی طرف دیکھ لیتی یا کسی کی بات سن لیتی، چاہے پروفیسر ہی اسے کیوں نہ بلاتے، وہ جواب اذان پوری ہونے کے بعد ہی دیتی تھی۔ دو لوگ تھے جو اسے اس طرح بہت نوٹس کرتے تھے۔ ایک تو تھا پروفیسر، جب بھی اذان کا وقت ہوتا وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے تھے، کیونکہ اتنے دن حرم کو اس طرح دیکھ کر انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اذان کا وقت ہے، چنانچہ وہ حرم کی طرف دیکھتے ہوئے خود ہی خاموش ہو جاتے تھے۔ اور دوسرا وہ شخص تھا جو مغرور شہزادے کے نام سے مشہور تھا، یعنی رومان شاہ، نہ چاہنے کے باوجود بھی جس کی نظریں بھٹک بھٹک کر حرم پر جا رکتی تھیں۔ ایک میلہ تھا جو یونیورسٹی کے مین کیمپس میں لگا ہوا تھا، وجہ وہی دو لوگ تھے، ریم اور رون۔ آج پھر بیٹ لگی تھی اور بیٹ یہ تھی کہ جو فٹ بال پہلے ڈھونڈ کے لائے گا وہ اگلے 1 مہینے تک ٹیم کا کیپٹن رہے گا۔ فٹ بال چھپایا گیا تھا اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ یونیورسٹی کی سب سے اونچی اور مین بلڈنگ پر رکھا ہے، جو پہلے لائے گا وہ ونر ہوگا۔ رون اپنے لمبے بالوں سمیت شیطانی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہاں موجود تھا۔ ہارنے کے لیے تیار ہو جاؤ ریم، اس نے ریم سے کہا۔ کس نے کہا میں ہارنے والا ہوں؟ ریم نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے چہرے پر لکھا ہے، تمہاری نظریں بھٹکنا شروع ہو گئی ہیں۔ تم تو گئے اب، رون نے کہا لگایا جبکہ ریم نے حیرانی سے اسے دیکھا، جانے اس کا اشارہ کس بات کی طرف تھا۔ چلو گیم کو تھوڑا انٹرسٹنگ بناتے ہیں، رون نے چلا کر کہا۔ ہوٹنگ کرتے ہوئے دونوں ڈپارٹمنٹس کے اسٹوڈنٹس ایک دم خاموش ہو گئے۔ تو گیم میں ٹوسٹ یہ ہے کہ بلڈنگ کے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں استعمال نہیں کی جائیں گی، وہ بتا رہا تھا۔ ہیں سیڑھیاں استعمال نہیں کرنی تو بلڈنگ کے اوپر کیسے پہنچیں گے؟ جمی نے حیرت سے پاس کھڑی شالے سے کہا۔ بلڈنگ کو ہی استعمال کریں گے بے وقوف، جیسے رون کرتا ہے بندروں کی طرح، شالے نے کہا۔ حرم سسٹر کہاں ہے؟ واسے نے پاس کھڑی عرش سے پوچھا۔ میں چھوڑ کر آئی ہوں اسے پریئر روم میں، اس نے نماز پڑھنی تھی ظہر کی، عرش نے بتایا۔ شور ہونے کی وجہ سے انہیں اونچا بولنا پڑ رہا تھا۔ گیم شروع ہو چکی تھی، اسٹوڈنٹس کی بھرپور ہوٹنگز پہ وہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ دو مختلف بلڈنگز کی طرف بھاگے تھے۔ رون نے ایک لمبی چھلانگ لگائی تھی اور ایک چھوٹی بلڈنگ پر چڑھنے کے بعد وہ بندروں کی طرح اچھل اچھل کر اب دوسری بلڈنگ پر چڑھ رہا تھا۔ البتہ ریم نظر نہیں آ رہا تھا، وہ جانے کہاں گیا تھا۔ وہ فل سپیڈ سے کوریڈور میں بھاگ رہا تھا۔ یہ لائبریری والا پورشن تھا، اس وقت یہاں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ سبھی اسٹوڈنٹس نیچے موجود تھے، البتہ ان کا شور یہاں تک سنائی دے رہا تھا۔ فل سپیڈ سے بھاگتے ہوئے اس نے ایک دم بریک لگائی تھی، وہ ٹھٹکا، 2 قدم پیچھے ہو کر اس نے روم کی ونڈو سے روم کے اندر جھانکا تھا اور پھر وہ جہاں تھا وہیں پر پتھر کا ہو گیا۔ پیچھے سے آتا شور اچانک کہیں دب گیا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، خوبصورتی سے حجاب کیے، اس وقت اس کے چہرے پر انتہا کا نور تھا اور رومان شاہ نے کبھی ایسا منظر دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ مسمرائز ہوا تھا، جانے کتنے لمحے وہ اسے ایسے ہی دیکھتا رہا تھا۔ اب وہ دعا مانگ رہی تھی، وہ جب سے یونیورسٹی آئی تھی اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اسے دیکھ کر اس کے بارے میں نہ سوچے، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل کرتا تھا کہ وہ اس کے پاس جائے، اس سے بات کرے، اس کے بارے میں جانے، لیکن پھر ازلی ایگو سامنے آ جاتی۔ ان مشرقی اور مسلمان لڑکیوں سے 100 فٹ کے فاصلے پر رہنا چاہیے، ان کے خون میں دھوکے بازی کے جراثیم ہوتے ہیں۔
अब मिसाल तुम अपनी माँ से ही ले लो, वफादार होती तो आज तुम्हारे पास होती। आनी के जुमले उसके कानों से टकराए थे और वो चौंका। आंखों में मौजूद हैरत धीरे धीरे नफरत में बदली और वो हरम को शदीद नफरत से घूरता आगे बढ़ गया। वो दोनों पिछले 25 मिनट से फुटबॉल ढूंढ ढूंढ कर थक गए थे, मगर मजाल है जो उन्हें वो कहीं भी मिला हो। नीचे सारे स्टूडेंट्स भी इंतजार कर करके थक चुके थे। फुटबॉल कहाँ छुपाया गया था ये कोई भी नहीं जानता था। हेलो गाइस, वो दोनों जिस बिल्डिंग पर मौजूद थे उसके साथ वाली बिल्डिंग से आवाज आई। दोनों ने चौंक कर देखा तो जी को फुटबॉल हाथ में लिए मुस्कुराता देखा। इसे ढूंढ रहे हो ना, तो आओ ले लो। अगर मैं पहले पहुंच गई तो कैप्टन मैं होंगी। लेट्स गो। वो भाग चुकी थी। ओह शिट, रॉन स्पीड पकड़ चुका था जबकि रैम मुस्कुरा दिया। अब आएगा मजा, वो कहते हुए उन दोनों के पीछे भागा। न जाने इन मगरिब वालों ने यूं उछलना कूदना कहाँ से सीखा है, हरम ने पास खड़ी अर्श से कहा, क्योंकि वो जी को देख चुकी थी जिसके पीछे रॉन और रैम लगे हुए थे। रॉन उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। वो हाथ बढ़ाता और उसे पकड़ लेता, तभी अचानक जी ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी। शोर करते स्टूडेंट्स की आंखें फटी की फटी रह गई थी। अगर वो गिर जाती जमीन पर तो उसका कुछ भी नहीं बचना था। भयानक खामोशी छा गई। सिर्फ गेम के लिए कोई अपनी जान यूं दांव पर लगा सकता है? हरम हैरान थी। अचानक जी की कमर पर मौजूद बैग में से पैराशूट खुला और वो ऊंचा उड़ गई। वाह! अचानक भयानक खामोशी फिर शोर में बदल गई। वाह, मजा आ गया, हरम ने हंसते हुए कहा। इतना मत हंसो, रॉन ने तुम्हें यूं हंसता हुआ देखा ना तो जहां से जी ने छलांग लगाई थी ना वहां ले जाकर तुम्हें धक्का दे देगा, अर्श ने कहा। कुछ भी कहो, जी ने कमाल कर दिया। जबकि उधर रॉन गुस्से से आग बगोला हो चुका था। जी जमीन को छू चुकी थी और वो फुटबॉल को उस स्टूडेंट के हाथ में पकड़ा चुकी थी जिसे पकड़ाने पर गेम विनर कहलाता। हैरान तो रैम भी हुआ था। उसे लगा था कि वो उसकी हेल्प करेगी, फुटबॉल उसे पकड़ाएगी, लेकिन ये क्या, यहाँ तो उल्टा ही हो गया। वो अब अपना पैराशूट उतार रही थी। रॉन भूखे शेर की तरह उसकी तरफ बढ़ा। ये तुम दोनों ने कसम उठाई हुई है कि मेरी गेम खराब करोगे, उसने जी को गर्दन से दबोचा। जिस गेम में रैम ना हो वो उसमें घुसकर उसे बर्बाद कर देता है, और जिस में तुम ना हो सिर्फ रैम हो उसमें तुम घुस जाती हो। वो गुस्से से चिल्ला रहा था। कोई छुड़वाओ उसे, जी की उबली हुई आंखें देखकर हरम ने कहा। और ये रैम कहाँ रह गया? इससे पहले कि वाकई जी अल्लाह को प्यारी होती उसने एक जोरदार लात रॉन के घुटने पर मारी। वो कराहता हुआ उसकी गर्दन छोड़कर उससे दूर हुआ। अपनी हार बर्दाश्त नहीं होती तुमसे, वो रॉन की तरफ देखते हुए बोली। लेकिन जो तुमने किया वो चीटिंग थी, रॉन गुर्राया। वेरी फनी, तुम्हारे मुंह से यह वर्ड बिल्कुल भी सूट नहीं करता। खुद तुम दुनिया के सबसे बड़े चीटर हो, जी ने खांसते हुए कहा। अगर जी ना आती बीच में तो मैं आज जीत चुका था, रैम ने कहा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रॉन से अपनी हार वाकई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अभी तो पूरे 1 माह तक मैं तुम दोनों की कैप्टन हूँ। जो मैं कहूँगी तुम दोनों को मानना पड़ेगा। वो भी फुटबॉल टीम का हिस्सा थी, समझे। अब चलो ग्राउंड में प्रैक्टिस करनी है। फॉलो मी गाइस। वो एक अदा से कहती हुई आगे बढ़ गई और उसके पीछे फुटबॉल टीम के खिलाड़ियों के अलावा उसके शोर करते फैन भी थे जो उसकी खूबसूरती पर मरते थे, जबकि रॉन और रैम हैरत से एक दूसरे की तरफ देख कर रह गए। आज तो कमाल कर दिया जी ने, मजा आ गया। सीरियसली कोई तो है जो इन दोनों के मुकाबले की है, हरम ने हंसते हुए कहा। ओके गाइस, मैं चलता हूँ, मेरा जॉब का टाइम हो चुका है, वासे ने उठते हुए कहा। वो पार्ट टाइम जॉब करता था। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी के 90% स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब करते थे। वो सेल्फ मेड थे। यहाँ पर सब कितना बिजी रहते हैं ना, एक मैं हूँ कि यहाँ से जाने के बाद कोई काम ही नहीं होता मुझे, हरम ने सोचा। बेला कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही, अर्श ने पूछा। वो बता रही थी कि उसने किसी रेस्टोरेंट में जॉब स्टार्ट की है, इसलिए वो जल्दी चली जाती है, वासे ने बताया। अच्छा, कल आने दो उसे, ट्रीट लेंगे उससे। वो हॉस्टल में नहीं रहती तुम लोगों के साथ? हरम ने पूछा। नहीं, उसे हॉस्टल लाइफ पसंद नहीं, वो एक अपार्टमेंट में रहती है, अपनी मर्जी से सोना जागना। वैसे आजकल वो रॉन के अताब से बची हुई है, वरना तौबा तौबा उनका झगड़ा पूरा कैंपस देखता था। शायद वो खुद ही उससे टलकर रह रही है, अर्श ने बताया। क्या वाकई? हरम हैरान हुई। लेकिन क्या रॉन किसी को बख्शने वालों में से था? हेलो बेला। वो अपने लंबे बालों की पोनी की अपनी बतीसी निकाले बेला के सामने मौजूद था। तुम? बेला उसे वहां देखकर सही मानों में डर गई थी। नाइस ड्रेस। वो उसके रेस्टोरेंट की यूनिफॉर्म जो कि उसने पहना हुआ था उसकी तरफ इशारा करके बोला। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? वो गुस्से से उसकी तरफ देख कर बोली। रॉन से आने की वजह नहीं पूछनी चाहिए, बस उसे वेलकम करना चाहिए। देखो, यहाँ कुछ उल्टी सीधी हरकत मत करना। बेला को वो जॉब बहुत मुश्किल से मिली थी और वह नहीं चाहती थी कि अब कोई मसला हो।
اس کے فادر جو پیسے اسے بھیجتے تھے اسے بس یونیورسٹی کا خرچہ پورا ہوتا تھا۔ اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے جاب سٹارٹ کی تھی، لیکن وہ رون کو دیکھ کر سمجھ چکی تھی کہ وہ اس کے ارمانوں پر پانی پھیرنے والا ہے۔ لسن رون، ہمارا جھگڑا یونی تک تھا اور اب تو میں تمہارے راستے میں بھی نہیں آتی، تم یہاں سے جاؤ پلیز، بیلا نے کہا۔ اوہو، ڈر کیوں رہی ہو؟ سیریسلی میں یہاں پر کچھ بھی الٹا سیدھا کرنے نہیں آیا، بس دیکھنے آیا تھا تم واقعی ہی یہاں پر ہو، رون نے معصومیت سے کہا۔ بیلا کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ رون جو کمینی شے تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے خاموشی سے دوسری طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ وہیں پر بیٹھ چکا تھا۔ ویٹر کو اشارہ کیا، پتہ نہیں اسے کس چیز کا آرڈر دیا تھا، اب آرام سے کھا رہا تھا۔ ٹھونس تو ایسے رہا ہے جیسے صدیوں سے بھوکا ہو، بیلا اسے دیکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ کچھ دیر بعد ویٹر رون کے پاس کھڑا تھا اور رون نے اسے پتہ نہیں کیا کہا تھا کہ ویٹر نے حیرانی سے بیلا کی طرف دیکھا، جبکہ بیلا اس کے دیکھنے پر مسکرا دی۔ اوکے یو میں گو، ویٹر بل پر کچھ لکھتا رون سے کہتا آگے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ رون سیٹی بجاتا ایک عجیب سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوا میں اچھلتا یہ جا وہ جا، جبکہ بیلا نے اس کے جانے پر سکھ کا سانس لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہل رہی تھی، وجہ فرحاد تھا جو ابھی تک نہیں آیا تھا۔ شام سے رات ہو گئی تھی، اس کا فون بھی سوئچ آف جا رہا تھا۔ شانو بخش بابا کے ساتھ گھر چلی گئی تھی، جبکہ آپا اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں گئی۔ اچانک اس کی نظر اس باکس پر پڑی جو زی نے اسے ٹرن میں دیا تھا۔ حرم نے ابھی تک وہ باکس اوپن کر کے نہیں دیکھا تھا کہ اس میں کیا ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اس کی طرف بڑھی اور پھر اسے اٹھا کر آلتی پالتی مار کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے کھولا تو اندر سے ایک چھوٹا سا ٹیڈی بیئر نکلا تھا جس پر اسمائل لکھا ہوا تھا۔ بے اختیار اسے ہنسی آ گئی، اندر کچھ اور بھی تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نکالا تو وہ ایک چیک تھا، کسی بینک کا چیک، اماؤنٹ 50 یورو۔ غور کرنے پر اسے احساس ہوا کہ رومان شاہ کے سائن تھے اس پر، یعنی کل ملا کر 5000 تک پاکستانی روپیہ بنتے تھے۔ وہ حیران رہ گئی۔ میری چاکلیٹ اتنی مہنگی تو نہیں تھی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں اتنی بڑی رقم نہیں رکھ سکتی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھ گئی۔ اگلی صبح وہ سب سے پہلے بزنس ڈپارٹمنٹ میں گئی تھی واسے کے ساتھ، کیونکہ ابھی عرش نہیں آئی تھی۔ بزنس ڈپارٹمنٹ جا کر اسے پتا چلا کہ ریم اور زی تو ابھی تک آئے ہی نہیں۔ ہمیں ان کا انتظار کر لینا چاہیے، وہ آتے ہی ہوں گے، واسے نے کہا تو وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ پورے 10 منٹ بعد وہ اسے آتا دکھائی دیا، بلیک جینز، بلو شرٹ پر بلیک جیکٹ پہنے، بلیک گاگلز آنکھوں پر لگائے۔ وہ ایک شان تفاخر سے چلتا آ رہا تھا۔ اس کے ایک سائڈ پر زی تھی جس نے سیم ڈریسنگ کی تھی، بس بلو شرٹ کی جگہ پنک شرٹ پہنی تھی، جبکہ دوسری جانب ڈیرک تھا۔ یہ لڑکا اسٹوڈنٹ ہے یا کسی ہالی ووڈ مووی کا سپر سٹار؟ حرم نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے، واسے کا رخ بھی اسی کی طرف تھا۔ جلدی چلو، وہ چلا جائے گا، حرم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ان کی ابھی تک کبھی بات نہیں ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می سر، وہ اس کے پاس پہنچ کر بولی۔ رومان نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر حرم کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ یہ آپ کا چیک جو آپ نے مجھے ٹرن گفٹ کیا تھا، وہ چیک آگے بڑھاتے ہوئے بولی۔ یہ آپ کے لیے ہے، رومان نے اپنے گاگلز کو اتارتے ہوئے کہا اور چیک واپس نہیں لیا۔ اس چیز کا ٹرن گفٹ جو رون نے آپ سے چھینا تھا۔ آئی نو سر، بٹ میری چاکلیٹ اتنی مہنگی نہیں تھی، وہ ٹیڈی بیئر میں رکھ چکی ہوں بٹ اسے نہیں رکھ سکتی۔ وہ تینوں اس کی بات سن کر حیران رہ گئے۔ اسٹوڈنٹس تو ریم کے ٹرن گفٹ کے لیے انتظار کرتے تھے، انفیکٹ وہ چاہتے تھے کہ انہیں ہمیشہ مفت میں ایسا کوئی گفٹ ملتا رہے، اور ایک یہ لڑکی تھی جو اتنے دن گزرنے کے بعد اسے واپس کرنے آ گئی تھی۔ اوہ، تو اتنے دنوں بعد تمہیں یہ واپس کرنا یاد آیا، زی نے طنز سے کہا۔ اس کے لہجے میں اس کی خوبصورتی اور ریم کی دوست اور کزن ہونے کا غرور بولتا تھا۔ آئی نو کافی دن گزر گئے ہیں، لیکن میں نے وہ باکس رات ہی اوپن کیا تھا، رات ہی دیکھا یہ چیک بھی، اس لیے آج واپس کرنے آئی ہوں، حرم نے سکون سے جواب دیا۔ اٹس اوکے مس، آپ رکھ لیں، اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو، ریم نے کہا۔ اللہ کا شکر ہے میرے پاس سب کچھ ہے، یہ آپ کسی ایسے اسٹوڈنٹ کو دے دیجیے گا جسے اس کی شدید ضرورت ہو۔ وہ آگے بڑھتی چیک زی کے ہاتھ میں پکڑا کر جا چکی تھی۔ اف، اتنا ایٹیٹیوڈ! زی کو اپنا غرور کہیں چپتا محسوس ہوا۔ چلیں، وہ واسے کی طرف دیکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ لسن، ریم نے پیچھے سے پکارا۔ یور نیم؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ حرم، حرم نور، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ سائنس ڈپارٹمنٹ میں واپس آئے تھے، رون کسی جن کی طرح اس کے سامنے آیا۔ کہاں سے آ رہی ہو لٹل لیڈی؟ وہ حرم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ حرم کا نام اس نے لٹل لیڈی رکھ دیا تھا، جو حرم کو بہت چڑھا تھا۔ آپ سے مطلب؟ وہ غصے سے کہتی آگے بڑھی۔ بھلا رون کو کوئی اگنور کر کے جائے وہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی اس نے اس کے شولڈر پر موجود بیگ کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ وہ پھر گرتے گرتے بچی تھی۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ وہ اپنی بتیسی دکھاتے ہوئے بولا۔
اور تمہیں کس نے پرمیشن دی کہ میرے دشمن سے ملنے تم اس کے ڈپارٹمنٹ میں جاؤ؟ اس کا اشارہ ریم کی طرف تھا۔ اب مجھے تمہاری پرمیشن لینی پڑے گی کہیں آنے جانے کے لیے؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ یس آف کورس، وہ مسکرایا۔ مائی فٹ، حرم کون سا کم تھی اور یہی بات رون کو اسے تنگ کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ اس کا غصہ، اس کے ایکسپریشن خالص مشرقی تھے جو اسے ابھی تک روما میں تو دیکھنے کو نہیں ملے تھے۔ تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ میں ہوں رون دی ڈان، اور تم مجھے غصہ دکھاتی ہو لٹل لیڈی؟ میں چھوٹی نہیں، تم ایکسٹرا لمبے ہو، کھمبے۔ وہ اسے 6 فٹ سے بھی اوپر قد پر چوٹ کر چکی تھی اور واسے کا کہکہا نکل چکا تھا۔ واٹ؟ جی کھمبا صاحب، حرم نے اردو میں کہا۔ وہ واسے کو اس طرح ہنستا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ واٹ ڈو یو مین بائی کھمبا؟ وہ مشکل سے لفظ ادا کر کے بولا۔ رون دی ڈان، خود ڈھونڈ لو مطلب، حرم نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا، اور رون نے آگے بڑھتے واسے کو اس کی گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا دیا۔ تم اس لٹل لیڈی کے باڈی گارڈ ہو نا؟ تو پہلے تم مرو گے، رون گرایا۔ چھوڑو مجھے، واسے چلایا۔ رون چھوڑ دو اس کو، ہمیں کلاس میں جانا ہے، دیر ہو رہی ہے، حرم نے منت کی۔ رون یہ کیا ہو رہا ہے؟ ریم پتہ نہیں کب وہاں آیا تھا۔ رون کو یوں ہوا میں لٹکے دیکھ کر وہ آگے بڑھا۔ رون نیچے اتارو اس کو، ریم نے کہا۔ نو نیور، پہلے یہ لٹل لیڈی مجھے بتائے کہ کھمبا کیا ہوتا ہے۔ واٹ؟ ریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں، اس نے مجھے کھمبا بولا، اس نے حرم کی طرف اشارہ کیا۔ آف کورس تم ہو ہی لمبے کھمبے۔ یہ بات کہتے ہوئے حرم کے چہرے کے زاویے واضح طور پر بدلے تھے اور ریم کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ ذرا پھر سے کہنا۔ وہ اس کے پاس آیا۔ کیا؟ حرم نے پوچھا۔ یہی جو ابھی کہا۔ وہ ہنس رہا تھا جبکہ رون اس کے اس طرح ہنسنے پر حیران تھا۔ ریم کی آنکھوں میں عجیب سی شرارت تھی۔ حرم بولنے لگی تھی لیکن اس کی نیلی آنکھوں میں چھپی شرارت کو دیکھ کر وہ رک گئی۔ واٹ ایور، وہ کہتی ہوئی اپنی کلاس کی طرف بڑھ گئی۔ مس نور، ریم نے پکارا۔ وہ مڑی۔ یو آر دا گریٹ۔ آج تک کسی نے رون کو اتنی کنفیوژن میں نہیں ڈالا جتنا کہ آپ نے۔ وہ ہنس رہا تھا جبکہ رون اسے اس طرح دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ اس نے واسے کی گردن چھوڑی۔ واسے نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہاں سے سپیڈ ماری تھی جبکہ رون نے ریم کے پاس آ کر اس کی گردن پکڑ لی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ گرایا۔ کیا؟ ریم نے معصومیت سے پوچھا۔ ویل، کھمبا از دا بیسٹ نیم فار یو۔ رون از دا کھمبا، ریم کہتا ہوا سپیڈ پکڑ چکا تھا۔ ریم تم بچو گے نہیں، رون اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ کلاس میں آئی تو ایک کارڈ اس کی سیٹ پر اس کا منتظر تھا۔ حرم نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ دس از فار یو۔ سانگ اور چینگ جو چائنیز جڑواں بہنیں تھیں اسے پیچھے والی سیٹ پر بیٹھتی تھیں۔ حرم کو دیکھتے ہوئے چینگ نے کہا اوکے، حرم نے مسکرا کر کہا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ کارڈ اٹھایا اور اسے کھولا۔ یو آر دا گریٹ ایش اینڈ یور اسمائل از آلویز کیوٹ۔ وہی 2 لائنوں پر لکھا گیا تھا اور آخر میں ایک اسمائل سٹیکر بنا ہوا تھا۔ حرم کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ اسے غصہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ کون ہے آخر یہ شخص جو مجھے ایش سمجھ رہا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ اتنی دیر میں پروفیسر کلاس میں آ گئے اور اس نے کارڈ بیگ میں ڈال لیا۔ رون آج پھر بیلا کے ریسٹورانٹ جا چکا تھا۔ انفیکٹ آج تو اس کے ساتھ اس کے دونوں چیلے بھی تھے۔ بیلا نے دور سے دیکھنے پر ہی اکتفا کیا تھا، وہ پاس نہیں گئی تھی۔ رون نے بھی اپنے فرینڈز کے ساتھ شرافت سے لنچ کیا تھا۔ وہ ان کا آرڈر لینے بھی نہیں گئی تھی اور پھر وہ مسکراتا بیلا کو ہاتھ سے بائے بائے کرتا، یہ جا وہ جا۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، آخر چل کیا رہا ہے اس کے دماغ میں؟ وہ سوچ رہی تھی۔ حرم، فرحاد اسے پکارتا ہوا کمرے میں آیا۔ وہ کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ جی، فرحاد کو آتا دیکھ کر وہ بولی۔ جلدی سے ریڈی ہو جاؤ۔ کیوں، کہیں جانا ہے کیا؟ حرم نے پوچھا۔ ہاں، میرا دوست اور کولیگ رہتا ہے یہاں ارباز، اسی کے گھر ڈنر پر جانا ہے۔ جب سے ہم یہاں آئے ہیں تب سے انوائٹ کر رہا ہے۔ میں نے سوچا آج چلتے ہیں، فرحاد نے بتایا۔ ابھی جانا ہے؟ شام کے 6 بج رہے تھے، حرم نے پوچھا۔ جی، تیار ہوتے اور پھر وہاں پہنچنے تک 1 گھنٹہ تو لگ ہی جانا ہے۔ میں آتا ہوں، تم ریڈی ہو جاؤ۔ لیکن میں پہنوں گی کیا؟ مجھے تو خود تیار ہونا بھی نہیں آتا، حرم نے رونی صورت بنا کر کہا۔ کچھ بھی پہن لو، تم پر سب کچھ سوٹ کرتا ہے اور تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے، تم ایسے ہی بہت اچھی لگتی ہو، فرحاد نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ بس لپسٹک لگا لینا۔ ٹھیک ہے، حرم نے کہا اور اپنی وارڈروب کی طرف چلی گئی۔ جلدی تیار ہونا پلیز، فرحاد کہتا ہوا چلا گیا۔ پورے 40 منٹ بعد وہ اس کے کمرے میں آیا تھا، خود تیار ہو کر۔ وہ کنفیوز سی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ حرم ریڈی ہو گئی ہو؟ وہ کہتا آگے بڑھا اور پھر ٹھٹک کر وہیں رک گیا۔ زمین کو چھوتی سفید گھیرے دار فراک ٹائپ میکسی میں لمبے بال جو کمر کو چھو رہے تھے، جنہیں وہ فولڈ کر رہی تھی۔ پنک اورنج شیڈ کی لپسٹک لگائے وہ سادگی میں بھی سیدھا اس کے دل میں اتری تھی۔ سوری، تھوڑا لیٹ ہو گئی، وہ مجھ سے ڈریس سلیکٹ نہیں ہو رہا تھا۔
اب وہ حجاب کر رہی تھی۔ فرحاد چلتا ہوا اس کے عین پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ وائٹ اور بلو ڈنر سوٹ میں بے شک وہ کمال لگ رہا تھا۔ وہ ویسے ہی چھا جانے والی شخصیت رکھتا تھا اور جب کسی خاص موقع پر تیار ہوتا تھا تو حرم توبہ ہی کرتی تھی کہ مردوں کو اتنا وجیح نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اب حجاب کر چکی تھی جبکہ وہ آئینے میں اس کا عکس دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہیں پتہ ہے حرم تم کتنی پیاری لگ رہی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ابھی تک تو کسی نے بھی نہیں بتایا، آپ بتا دیں ہادی، حرم نے شرارت سے کہا۔ اب وہ آئی لائنر نکال رہی تھی۔ یہ مجھے ٹھیک طرح سے لگانا نہیں آتا، حرم نے کہا۔ ادھر دو مجھے، فرحاد نے اس کے ہاتھ سے لائنر لیا، میں لگا دیتا ہوں، کہتے ہوئے وہ اسے کھول رہا تھا۔ ہادی آپ کو کیا واقعی؟ حرم حیران ہوئی۔ جی مجھے لگانا آتا ہے، اب آرام سے آنکھیں بند کرو اور چپ کر کے کھڑی ہو جاؤ۔ یقین نہیں ہوتا، ایک ڈاکٹر، حرم نے جان بوجھ کر بات درمیان میں چھوڑ دی۔ مس حرم نور، آپ جانتی نہیں ہیں کہ ڈاکٹر فرحاد آگا کیا کیا کر سکتا ہے۔ اب چیک کرو۔ حرم نے آنکھیں کھول کر آئینے میں دیکھا، ایک دم فٹ لگا تھا۔ تھینک یو سو مچ ہادی، وہ مسکرائی۔ مائی پلیجر۔ فرحاد اس کے طلسم سے باہر نکلنے کے لیے اس سے باتیں کر رہا تھا، ورنہ دل تو کر رہا تھا کہ اسے سامنے بٹھا کر صدیوں دیکھتا رہے۔ چلیں، وہ کوٹ اٹھاتے ہوئے بولی اور فرحاد آگے بڑھ گیا۔ راستے میں فرحاد نے ایک جگہ گاڑی روکی۔ کیا ہوا ہادی؟ حرم نے پوچھا۔ ابھی آیا، وہ پھولوں والی شاپ کی طرف اشارہ کرتے ادھر بڑھ گیا۔ ہیلو میم، اچانک ایک 14-15 سال کے لڑکے نے حرم کی سائیڈ والے شیشے پر ناک کیا۔ شیشہ آدھے سے زیادہ کھلا ہوا تھا۔ یس، حرم نے چونک کر دیکھا۔ دس از فار یو۔ ایک خوبصورت سا کارڈ وہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ حرم اسے کھولے بنا ہی جان گئی تھی کہ وہ کارڈ کس کے نام پر تھا۔ رکو بات سنو، حرم اسے پکارتی ہی رہ گئی، لیکن وہ رکا نہیں۔ پتہ ہے یہ وائٹ ڈریس ہمیشہ سے تمہاری کمزوری تھا، آج پھر بہت عرصے بعد تم اپنے اصل یعنی شہزادی کے روپ میں آئی ہو، ایش دا رویل پرنسس۔ حرم نے خاموشی سے کارڈ اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ تبھی کار کا دروازہ کھولتے ہوئے فرحاد اندر آیا۔ ایک خوبصورت سے بکے کو اس نے ڈیش بورڈ پر رکھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ تم جو بھی ہو، اب تمہیں میرے سامنے آنا ہوگا، وہ سوچ رہی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے کارڈ بھیجنے والے میں کم اور ایش نام میں زیادہ دلچسپی ہوتی جا رہی تھی۔ پتہ ہے آنی، یونیورسٹی میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، سائنس ڈپارٹمنٹ میں، رومان نے ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر کرتے ہوئے کہا۔ آنی چونکی۔ پہلی بار ریم کے منہ سے وہ کسی لڑکی کا ذکر سن رہی تھی۔ یونیورسٹی میں تو سینکڑوں نئی لڑکیاں آتی ہیں، اس میں بتانے والی کیا بات ہے؟ زی نے جواب دیا۔ نہیں، وہ الگ ہے تھوڑی سب سے، اس کا رون سے جھگڑا ہوتا ہے، ریئلی اتنے فنی نام سجیسٹ کرتی ہے اس کے لیے۔ کون ہے وہ؟ آنی نے درمیان سے اس کی بات کاٹی۔ حرم نور ہے اس کا نام، ریم نے بتایا اور زی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ بیلا کا ذکر کر رہا ہے۔ تم سے کہا تھا نا کہ مسلم لڑکیوں سے دور رہا کرو تم دونوں، وہ اچھی لڑکیاں نہیں ہوتی، آنی نے غصے سے کہا، اور ریم کے ذہن میں نماز پڑھتی حرم کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ اچھی کیسے نہیں ہو سکتی؟ بالکل اپنے ہولی نام کی طرح ہولی لگتی ہے، وہ سوچ رہا تھا۔ جانتے ہو نا تمہاری ماں؟ I know Ani, and please close this topic now. I know very well. I hate Muslim girls, so please don't worry. وہ غصے سے کہتا اٹھ کر باہر نکل گیا جبکہ آنی اسے پکارتی ہی رہ گئی۔ وہ ٹریوی فاؤنٹین کے سامنے کھڑے تھے۔ حرم کسی طلسم کے زیر اثر فاؤنٹین سے نکلنے والے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھی۔ کا ڈنر جو فرحاد کے دوست کے گھر پر تھا بہت اچھا رہا تھا۔ ارباز بھائی کی وائف اریبہ بھابی بہت اچھی تھیں۔ حرم انہیں بہت پسند آئی تھی۔ 7 بجے سے 9 بجے تک وہ وہاں رکے تھے، پھر وہ واپسی کے لیے نکل آئے۔ آج فرحاد کا ارادہ اسے روما گھمانے کا تھا، دونوں بہت بیزی ہو گئے تھے، کہیں آنے جانے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا، اور آج حرم کے ہادی نے حرم کی ایک اور وش پوری کی تھی۔ ہادی مجھے یقین نہیں ہو رہا، کیا واقعی میں اس جگہ پر موجود ہوں؟ وہ فاؤنٹین کے پانی میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ شدید ٹھنڈ کی وجہ سے پانی یک ٹھنڈا تھا۔ حرم نے فوراً ہاتھ واپس کھینچ لیا اور فرحاد اس کی اس حرکت پر مسکرا دیا۔ اب آ گیا یقین؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی آ گیا۔ وہ اب فاؤنٹین کے گرد گھوم کر اس کا جائزہ لے رہی تھی، جبکہ فرحاد کی نظریں اس پر جمی تھیں۔ ایک سیڑھی چڑھنے کے بعد اب وہ فاؤنٹین کے کنارے پر بیٹھ چکا تھا۔ رات کے 9:30 بجے تھے، ٹھنڈ بڑھ رہی تھی، کچھ لوگ آ رہے تھے جبکہ کچھ نے واپسی کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ اپنی زمین کو چھوتی فراق کو ہاتھ سے پکڑ کر اوپر اٹھاتے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کی گھیرے دار فراق کسی آبشار کی طرح فاؤنٹین کی سیڑھیوں پر پھیل گئی، اور محبتوں کے راج ہنس کا جوڑا مکمل ہو گیا۔ چاندنی رات کا طلسم زدہ منظر جو دیکھتا پتھر کا ہو جاتا۔ تھینک یو سو مچ ہادی، وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ کس لیے؟ وہ بھی مسکرا کر پوچھ رہا تھا،
और हरम ठोड़ी पर हाथ जमाए उसका चेहरा देखने में मगन थी। बेशक उसकी यूनिवर्सिटी में हॉलीवुड के हीरोज जैसे और उनसे भी प्यारे हजारों लड़के थे, लेकिन जो बात उसके हादी में थी वो शायद किसी में भी नहीं थी। वो मशरकी वजाहत का शाहकार था, जिसके आगे मगरिब का हुस्न उसे फीका पड़ता नजर आ रहा था। हर चीज के लिए वो फिर मुस्कुराई और इस बार फरहाद उसकी हंसी में खोया। एक आवारा सा जुगनू उनके सामने आकर रुका। रात के वक्त में वो नन्हा सा दिया किस कदर सेहरंगेज लगा था, यह कोई हरम से पूछता। वाओ, हरम की शहद रंग आंखें हैरत से थोड़ी और बड़ी हो गईं। हादी मोबाइल, हरम ने आहिस्ता से इशारा किया। फरहाद ने मोबाइल निकाला और जुगनू को हैरत और मुस्कुराहट से देखते हुए दोनों हाथों को प्याले की शक्ल बनाकर जुगनू को कैद कर दिया। वो हरम के इस लम्हे को अपने मोबाइल में कैद कर चुका था, लेकिन हरम जुगनू को कैद ना कर सकी। वो नन्हा सा दिया जल्दी से आगे बढ़ गया। सुना है दिन में उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर कर देखते हैं। फरहाद उसके मुस्कुराते चेहरे की तरफ देखकर बोला, आपको शायरी भी आती है? हरम हैरान हुई। तुम पास रहोगी तो सब कुछ सीख जाऊंगा, वो मुस्कुराया। पता है हादी, मैं सोचती हूँ कि अगर आप मेरी जिंदगी में ना आते या आप मेरे पास ना होते तो आज मैं कहाँ होती। वो फरहाद के कंधे पर सर टिका के बोली। कहाँ? शायद नादिर की कैद में होती, जिंदगी को तड़प रही होती, या फिर तड़प तड़प कर अब तक मर चुकी होती। फरहाद ने उसे चुप करवाया। आइंदा ऐसी बात मत करना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना, फिर सोचा भी मत करो। मैं हूं ना अब तुम्हारे पास, मौत को भी पहले मुझसे गुजरना पड़ेगा तुम तक जाने के लिए। वो गंभीर लहजे में बोल रहा था। आपको पता है आप दुनिया के सबसे अच्छे फ्रेंड हैं, इनफैक्ट बेस्ट फ्रेंड हैं। हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा। मुझे आपके अलावा अब और कुछ भी नहीं चाहिए, वो अब इल्तिजा कर रही थी। हवाओं ने शोर मचाया था। अभी वो उससे मोहब्बत नहीं करती थी, जब मोहब्बत करती तो क्या करती। और फरहाद अंदर तक सरशार हुआ था। तभी रूही के नाजुक गालों ने उन्हें छुआ था। स्नो फॉलिंग, वो भी ट्रेवी फाउंटेन पर। वो हैरान हुई। वहां फिरते कई जोड़ों ने उस राजहंस के जोड़े को रश्क भरी नजरों से देखा था। अचानक उन पर फ्लैश लाइट पड़ी थी। एक फोटोग्राफर ने उनकी तस्वीर बना डाली थी। दिस इज द बेस्ट फोटो ऑफ माई लाइफ, वो फोटोग्राफर मुस्कुराया था। एंड दिस इज फॉर यू ब्यूटीफुल एंजल, वो तस्वीर हरम की तरफ बढ़ाकर बोला। तस्वीर उसे देने के बाद वो चंद कदम पीछे हुआ और एक क्लिक किया। एंड दिस इज फॉर मी, स्पेशली फॉर माई ब्यूटीफुल ग्रैनी हु लव्स ईस्टर्न लवर्स। वो दोनों उसकी बात पर मुस्कुरा दिए। क्या आप लोग ऐसे ही बैठ सकते हैं? अचानक एक लड़की उनके पास आई थी। वो एक्चुअली मैं आर्ट की स्टूडेंट हूँ, एक पोर्ट्रेट बनाना चाहती थी इस जगह का। उसने कुछ फासले पर लगे अपने कैनवस की तरफ इशारा किया। मुझे समझ नहीं आया कि किस सीन का बनाऊं। आप दोनों को ऐसे बैठे देखा तो लगा इससे ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा, वो बता रही थी। पोर्ट्रेट, वो भी रात को? हरम हैरान हुई। जी बहुत टफ वर्क है, तभी मैं करना चाहती हूँ। वैसे भी आपके ड्रेस की दूधिया रोशनी हर चीज़ पर भारी है, वो उसकी सफ़ेद फ्रॉक की तरफ इशारा करके बोली। क्या वाकई वो साथ बैठे इतने अच्छे लग रहे थे कि बाकी हर मंजर पस मंजर में चला गया था। सॉरी, आज नहीं, हमें घर जाना है, काफ़ी रात हो चुकी है और हमारा घर भी काफ़ी फासले पर है, फरहाद ने मुस्कुराकर माजरत की। ओहो, इट्स ओके, आप लोग नेक्स्ट कब आएंगे इस जगह पर? मुझे बता दें, मैं उस दिन आ जाऊंगी। आप किसी का भी पोर्ट्रेट बना सकती हैं, यहाँ काफ़ी लोग हैं, हरम ने कहा। जो चीज़ आप लोगों में नज़र आई मुझे, वो आई थिंक अब तक कहीं भी नज़र नहीं आई, वो लड़की कह रही थी। ठीक है, आप किसी और दिन पोर्ट्रेट बना लीजिएगा, फरहाद ने मुस्कुराकर कहा। कब? मुझे डेट और डे कंफर्म बता दें। और फरहाद ने उसे नेक्स्ट सैटरडे का टाइम बताया। थैंक यू, वो मुस्कुराई। चलें हादी, वो इस तरह स्माती मंजर से निकलना चाहती भी नहीं थी, लेकिन स्नो की वजह से सर्दी बढ़ गई थी। फरहाद महसूस कर चुका था कि उसे ठंड लग रही है। वो अपना कोट गाड़ी में छोड़ आई थी। फरहाद ने अपनी मोटी जैकेट उतारकर उसे पहनाई और उसका हाथ पकड़ते हुए वापस जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। रुकिए प्लीज़, लड़की ने पीछे से कहा। वो दोनों पलटे। आप लोग लवर्स हैं या? वो पूछ रही थी। बेस्ट फ्रेंड्स, फरहाद ने कहा। हस्बैंड एंड वाइफ आल्सो, हरम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो नहीं चाहती थी कि वो लड़की उन दोनों के बारे में कुछ गलत तासुर कायम करे, और फरहाद ने हैरानी से उसे देखा था। यानी वो इस रिश्ते को मानती तो थी। ऑसम कपल, वो मुस्कुराई। फिर जब तक वो गाड़ी में बैठकर वहां से चले नहीं गए, वो उन्हें देखती रही। और ये एक ऐसी दास्तान का आगाज था, हरम और हादी की दास्तान, जिसे रोमा बरसों याद रखने वाला था। हादी, गाड़ी रोकें प्लीज, जल्दी। हरम, जिसकी निगाहें
रात को भी गाड़ी के शीशे से बाहर का नज़ारा कर रही थी। अचानक एक मंजर पर नजर पड़ी तो हैरान रह गई। वो ही थे, वो ही दोनों, रैम और रॉन। दोनों सड़क के एक तरफ बने पत्थर के बेंच पर बैठे एक कॉकटेल शेयर कर रहे थे। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। रात के 10:30 बजे स्नो फॉलिंग में वो दुनिया जहान से अलग थलग बैठे पता नहीं कौन सी यादें ताज़ा कर रहे थे। क्या हुआ? फरहाद ने पूछा और गाड़ी को ब्रेक लगाई। मैं अभी आती हूँ, वो कहते हुए गाड़ी से उतरी और दोनों की तरफ बढ़ गई। पहली नज़र उस पर रोमान शाह की पड़ी थी और फिर पलटना भूल गई। फराक को दोनों हाथों से ऊपर उठाए वो गुस्से से उनकी तरफ बढ़ रही थी। क्या वो ख्वाब देख रहा था? क्या वो सच में हरम नूर थी? क्या हुआ? रॉन ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ मारा जो एकदम खामोश हो गया था, और फिर उसकी नज़रों का पीछा करते उसकी नज़र भी हरम पर पड़ी। वो उछल पड़ा। लिटिल लेडी इस वक्त यहाँ? रॉन के बच्चे झूठे! वो रॉन की तरफ देखकर चिल्लाई। रोमान की तरफ उसने देखा भी नहीं। तुमने तो कहा था कि ये मेरा दुश्मन है, उसने इशारा रैम की तरफ किया, और मैं आइंदा इसके डिपार्टमेंट में ना जाऊं, और खुद इस वक्त इसके साथ यहाँ क्या कर रहे हो? हरम को सच में गुस्सा आया हुआ था। रोमा में तिलिस्म बिखरता है, वो एक तिलिस्माती शहर है, जो वहाँ जाता है वहीं का होकर रह जाता है। और ज़ेबा मम्मा ने कहा था, हमारी हरम किसी तिलिस्म से कम है क्या? नताशा भाभी ने कहा। दो तिलिस्म आपस में टकराने वाले हैं, देखते हैं कौन जीतेगा, हमजा ने कहा था। और वाकई आज वो दो तिलिस्म आपस में टकरा गए थे, एक हरम नूर का तिलिस्म और एक रोमा का तिलिस्म। और इनके टकराने से ऐसी रोशनी पैदा हुई थी जिसने रोमान शाह को पत्थर का बुत बना दिया था। उसकी सुध-बुध खो चुकी थी। रॉन और हरम एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो कुछ बोल रही थी लेकिन वो अपनी समात खो चुका था। वो चांदनी में नहाई नगर नगर पर तिलिस्म बिखराती साहिरा थी, जिसका पूरा का पूरा तिलिस्म रोमान शाह पर एक ही वार में किसी तेज बरसती तूफानी बारिश की तरह पड़ा था, जिसमें वो सर से पांव तक भीग चुका था। ऐसी जादुई बारिश जिसमें भीगकर वो मुकम्मल तौर पर मेस्मराइज हो चुका था। मोहब्बत आज सेब की तरह नाजिल हुई और वो तड़प भी ना सका। निगाहें उसके हिजाब के हाले में साफ और शफाफ चेहरे पर जमी थी। तिलिस्माती आंखों के सहर ने उसे ऐसा बांधा था कि वो हिल भी ना सका। वो वापस भी जा चुकी थी। हे लव, ये देखो, मैं नहीं मानता तुम्हें। हे लव, लुक एट मी, पूरे गरूर से खड़ा हूँ तुम्हारे सामने, बिल्कुल सीधा, झुकाकर दिखाओ मुझे अपने सामने। ए मोहब्बत, सुना तुमने? कहाँ रहती हो? आओ ढूंढो मुझे, झुकाकर दिखाओ मुझे अपने आगे। अगर झुका दिया तुमने मेरा सर तो मान जाऊंगा तुम्हें। वो हंसा था शदीद कहकहा लगाकर। लव माई फुट, ये वो अल्फाज थे जो उसने कहे थे इसी रोड पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर। उसने मजाक उड़ाया था कभी मोहब्बत का, तो आज वक्त ने उसके अल्फाज उसके मुंह पर दे मारे थे। मगरूर शहजादे का गरूर टूटा। उसने कभी मोहब्बत को पुकारा था, आज मोहब्बत सर तान कर उसके सामने खड़ी थी। रैम, हे रैम, रोहन ने पकड़कर उसे हिलाया। वो जा चुकी है और वो एक तिलिस्म से बाहर आया था। क्या वो इतनी जल्दी मोहब्बत के सामने अपना सर झुका सकता था? क्या वो कोशिश नहीं करेगा इस तिलिस्म से निकलने की? ये तो वक्त ही बता सकता था। और अगली सुबह वो अर्श और वास्य के साथ मिलकर ग्राउंड में बैठी उन लोगों की मैच प्रैक्टिस देख रही थी। ऊंची पोनी टेल किए जी उन लड़कों के साथ प्रैक्टिस करती बिल्कुल लड़का लग रही थी। शी इज़ ऑसम, हरम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुम इतनी जल्दी हर किसी की तारीफ कैसे कर लेती हो? अर्श ने उससे पूछा। जो चीज़ तारीफ के लायक हो उसकी तारीफ कर देने में क्या प्रॉब्लम है? वो उल्टा सवाल कर गई। रॉन ने किक मारी। फुटबॉल को वो उड़ता हुआ जी को लगा। उसने जानबूझकर किया था ऐसा। रॉन चीटिंग कर रहा है, हरम ने कहा। वो कब चीटिंग नहीं करता, वासे ने जवाब दिया। रॉन द चीटर, हरम ने ग्राउंड से ही आवाज़ लगाई। क्यों जख्मी शेर के जख्मों पर नमक छिड़क रही हो? अर्श ने उसे मना किया। रैम नजर नहीं आ रहा, वो ग्राउंड में देखते हुए बोली। आ जाएगा वो भी। और फिर हवा में उड़ता हुआ फुटबॉल आया था। इससे पहले उन लोगों को कुछ समझ आता, फुटबॉल इतनी तेज रफ्तार के साथ ठा की आवाज़ से हरम के सर पर लगा। वो तड़प कर रह गई। दिमाग था कि पूरा का पूरा घूम गया था। अर्श और वासे दोनों के मुंह हैरत से खुल गए थे। मज़ा आया लिटिल लेडी? रॉन खबासत से मुस्कुरा रहा था। आई विल किल यू, वो गुस्से से चिल्लाकर उठी, लेकिन शदीद चक्कर आने के बावजूद दोबारा बैठ गई। दिमाग हिलाना, रॉन के पास ऐसा टैलेंट है जो लोगों के दिमाग हिला सकता है। हरम को कुछ और तो नजर नहीं आया। उसने अपना ब्लैक शूज निकाला जिसकी 2 इंच की हील थी, और फिर पूरी ताकत से रॉन को दे मारा। जूता उसे लगा था लेकिन थोड़ा सा, वो बच गया था, लेकिन हरम को पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी है। रॉन ने गुस्से से उसका जूता उठाया, एक खामोश पुरस्कार सी निगाह उस पर डाली और फिर स्पीड पकड़ ली। हाँ मेरा जूता, वो चिल्लाई।
ये मारने से पहले सोचना था ना, अर्श ने कहा। रॉन रुको, वो चिल्लाई, लेकिन तब तक वो बहुत दूर जा चुका था। हरम ने दूसरा जूता उतारकर वहीं रखा और रॉन के पीछे भागी। अब रॉन उसे पूरे रोमा की सैर करवाने वाला था, वो भी नंगे पांव। हरम उसके पीछे भाग भाग कर थक चुकी थी, लेकिन रॉन उसके हाथ नहीं आया था। उसे वो जूता बहुत अजीज था, क्योंकि वो फरहाद लेकर आया था उसके लिए। जब वो मुकम्मल थक चुकी तो बिजनेस डिपार्टमेंट में सीढ़ियों पर बैठकर रोना शुरू हो चुकी थी, यानी कि हद थी बेवकूफ़ी की भी। और तभी वहां दाखिल होते रोमान की नज़र उस पर पड़ी थी, वो जो कल रात से शदीद परेशान था और कोशिश कर रहा था कि अब उसका सामना हरम से ना हो। उसे अपने ही डिपार्टमेंट में यूं रोता हुआ बैठा देखकर उसकी तरफ बढ़ा। क्या हुआ मिस नूर, वो बेचैनी से बोला था, और हरम ने सर ऊपर उठाया था। आंसू जब्त करने की वजह से उसकी आंखें गुलाबी हो रही थीं। कुछ नहीं, वो एक झटके से उठी थी और अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी। उसकी गुलाबी आंखों को देखकर रोमान के दिल को कुछ हुआ था। प्लीज बताएं, वो उसके पीछे हुआ। रॉन, मेरा जूता ले गया है। वो रुकी। पिछले 1 घंटे से बिना जूते के मैं इस बर्फीली जमीन पर घूम रही हूँ। और रोमान ने उसके पाँव की तरफ देखा, जो वाकई जूतों की कैद से आजाद थे। न जाने क्यों एकदम उसे शदीद गुस्सा आया। आप रुके, मैं लेकर आता हूँ, वो कहता हुआ चला गया, क्योंकि वो जानता था कि रॉन इस वक्त कहाँ होगा। उसके जाने के बाद उसे वासे और अर्श अपनी तरफ आते दिखाई दिए। कहाँ थी तुम? ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं तुम्हें। वो दोनों उसके करीब आए। ये लो, ये पहन लो सिस्टर। वासे ने एक बॉक्स से जूते निकालकर उसके सामने किए। वो सेम वैसे ही थे जिसके साथ उसका एक जूता रॉन ले गया था, लेकिन वो ब्लैक की बजाय ब्राउन कलर में थे। नहीं, मुझे अपना जूता वापस चाहिए। वासे सिर्फ तुम्हारे लिए ये अभी मार्केट से लेकर आया है, अर्श ने कहा। वो मुझे हादी ने लाकर दिए थे, मुझे वो ही चाहिए। वो बस जिद थी। ठीक है, वो भी मिल जाएगा, लेकिन प्लीज़ ये तो पहन लो। देखो कितनी ठंड है और स्टूडेंट्स भी तुम्हें देख रहे हैं। अर्श की बात पर हरम ने सर उठाकर अपने आसपास देखा। वाकई स्टूडेंट्स उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। इनफैक्ट कुछ तो हंस भी रहे थे। हरम ने कुछ समझते हुए असबात में सर हिला दिया। रॉन, वो कमरे का दरवाज़ा खोलता गुस्से से अंदर दाखिल हुआ। ओ रैम, तुम कम। रॉन उसे देखकर खबासत से मुस्कुराया। उसे तंग क्यों कर रहे हो? रैम ने गुस्से से पूछा। किसे? रॉन ने मासूमियत से कहा। जूता वापस करो उसका, रैम कहता हुआ उसकी अलमारी की तरफ बढ़ा। वो जानता था रॉन छीनी हुई चीजें इसी कबर्ड में रखता है। नो मैन, रॉन आगे बढ़कर उसके रास्ते में खड़ा हो गया। मैं कह रहा हूं ना, उसका जूता वापस कर दो। रॉन एक बार चीज ले ले तो वापस नहीं करता, और तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? वो रो रही थी, उसे अपना जूता बहुत अजीज है, रैम ने कहा। रोज बहुत से लोगों को रुलाता हूं मैं, रॉन ने कहकहा लगाया। शट अप रॉन, जूता वापस करो और नेक्स्ट उसे तंग मत करना। ओहो, जाओ, नहीं करता वापस, जो करना है कर लो। और तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है उसके रोने पर? क्या लगती है वो तुम्हारी? इनफैक्ट वो मेरे डिपार्टमेंट की है, मैं जो चाहे करूं, तुम टांग मत अड़ाओ, रॉन ने बेड पर लेटते हुए कहा। तो तुम इस तरह नहीं मानोगे? मैं किसी भी तरह नहीं मानूंगा, रॉन ने साफ जवाब दिया। अच्छा, रैम गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा और एक जोरदार घूंसा उसके नाक पर मारा। रॉन को उससे इतने शदीद रद्द-ए-अमल की तवक्का नहीं थी। अच्छा, तो तुम्हें फाइट करनी है? रॉन ने लेटे लेटे उसके सीने पर एक लात रसीद की। रैम लड़खड़ाकर पीछे हुआ। वो जल्दी से उठा, तकिए के नीचे रखा हुआ जूता निकाला और हॉस्टल की खिड़की से सर नीचे निकाला। हे टॉम, उसने नीचे खड़े टॉम को बुलाया, जो उसका एक चेला था। ये जूता ऐसी जगह पर फेंक दो जहां से कोई इसे ढूंढ ना पाए। स्टॉप रॉन, रैम उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक वो जूता खिड़की से नीचे उछाल चुका था, जिसे टॉम कैच कर चुका था, और अब वो बाहर की तरफ भाग चुका था। तुम्हें मैं बाद में पूछूंगा, रैम ने गुर्राते हुए कहा। आराम से आना रोमा की सैर करके, मैं तब तक यहीं पर हूँ, रॉन ने खबासत से मुस्कुराते हुए कहा, और रैम गुस्से से मुठियां भींचता वहां से चला गया। उसके बाद रॉन बेला के रेस्टोरेंट जा पहुंचा था। अकेला नहीं, बल्कि उसके साथ 8 स्टूडेंट्स और भी थे। बेला ने हमेशा की तरह उससे दूर रहना मुनासिब समझा था। वो अब एक टेबल पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद वेटर ने उन्हें लंच सर्व किया था। उन लोगों ने सुकून से लंच किया। उसके बाद एक स्टूडेंट चलता हुआ बेला के पास आया। तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, गॉड ब्लेस यू, वो नम आंखों से कहता वहां से चला गया, जबकि बेला हैरान रह गई। ये हो क्या रहा है? वो सोच रही थी, लेकिन समझ से बाहर था। कितनी दफा उसने सोचा कि डायरेक्ट रॉन से जाकर पूछ ले कि वो रोज यहाँ क्यों आता है, लेकिन रॉन से खुद बात करना मतलब आ बैल मुझे मार वाला हिसाब था, इसलिए वो खामोशी रही। टॉम वो जूता लेकर उड़ चुका था। इससे पहले रैम उस तक पहुंचता उसने जूते पर पेट्रोल डालकर उसे आग लगा दी। वो एक सुनसान जगह थी जहां उसने अपनी बाइक रोकी थी और फिर उसी से ही पेट्रोल निकाला था।
रैम ने जब ये देखा था उसका गुस्से से बुरा हाल हो चुका था। वो तो जूते को ठीक से देख भी नहीं पाया था कि वो कैसा था। अब टॉम रॉन की तरह खड़ा कमीनों की तरह हंस रहा था, और इससे पहले वो बाइक पर बैठकर वहां से भी उड़ता, रैम ने उसे गर्दन से दबोचा। अब उसकी कौन कौन सी हड्डी टूटती ये तो सुबह यूनिवर्सिटी में पता चल जाता। हरम बहुत ही खराब मूड के साथ घर वापस आई थी, लेकिन वो जब अंदर दाखिल हुई तो हैरान रह गई। सामने फरहाद बैठा था और वो शानो और आपा को अपने फोन पर कोई वीडियो दिखा रहा था, जिसे देखकर उन सबका हंस हंस कर बुरा हाल हो चुका था। वो हैरानगी से सबको सलाम करती वहीं बैठ गई। आज आप जल्दी आ गए हादी, हरम को उसे इस वक्त घर में देखकर हैरत हुई थी, वरना वो शाम को ही आता था। क्यों, वापस चला जाऊं क्या? वो मुस्कुराता हुआ पूछ रहा था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लेट आते हैं ना इसलिए। खाना लाऊं तुम्हारे लिए हरम? आपा ने पूछा। जी जी ले आए, आज तो हरम को काफी भूख लगी होगी, हरम ने शरारत से कहा। हरम उनकी इस तरह हंसने और मानी खेज अंदाज में बातें करने पर हैरान हो रही थी। नहीं, मुझे भूख नहीं, मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। वो वहां से बहाना बनाकर उठी थी, मुबादा कहीं हादी की नजर उसके जूतों पर ना पड़ जाए। उसने कमरे में दाखिल होने के बाद दरवाजा बंद कर लिया और पीछे कब से कंट्रोल किए हादी का कहकहा बुलंद हुआ था। जब हरम रॉन के पीछे भागी थी तभी उसके मोबाइल पर फरहाद की कॉल आई थी। वो अपना बैग, अपना मोबाइल, सब कुछ वहीं छोड़ गई थी। हादी इज कॉलिंग। अर्श ने नंबर चेक किया था और वो जानती थी कि हादी हरम का कजन है जो हरम ने बताया था। उसने कॉल रिसीव की। हरम कहाँ है? एक अजनबी आवाज सुनकर वो चौंका था। आपको देखना है वो कहाँ है? अर्श ने पूछा। जी कहाँ है वो? फरहाद ने परेशानी से पूछा। और अर्श ने वो वीडियो जो हरम ग्राउंड में मैच खेलते स्टूडेंट्स की बना रही थी ताकि जाकर फरहाद को दिखाए, अर्श ने वो फरहाद को सेंड कर दी। जब रॉन ने उसे फुटबॉल मारा था तब मोबाइल वासे के हाथ में था। रॉन के फुटबॉल मारने और हरम के उसको जूता मारने के अलावा हरम का उसके पीछे भागने तक का सारा सीन रिकॉर्ड था। फरहाद का तो वीडियो देखने के बाद हंस हंस कर बुरा हाल था, और वही वीडियो जब उसने घर आकर आपा और शानों को दिखाई तो उनकी भी यही हालत थी। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि हरम ऐसी हरकतें भी कर सकती है। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी गई तो उसे सबसे पहले मिलने वाला शख्स रैम था, जो गेट पर ही उसका इंतजार कर रहा था। उसे आता देखकर वो उसकी तरफ बढ़ा। हेलो मिस नूर, गुड मॉर्निंग, वो उसके पास आते हुए बोला। मॉर्निंग, हरम ने निपे तुले अंदाज में जवाब दिया। अब तक उसका मूड ठीक नहीं हुआ था। आई एम सॉरी, कल मैं आपका जूता अब तक नहीं पहुंचा सका। एक्चुअली रॉन बहुत ही कमीना है, उसने आपके जूते का क्या किया वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन ये नए जूते हैं, सेम कलर, सेम नंबर, सेम डिज़ाइन। वो शॉपिंग बैग में मौजूद जूते निकालते हुए बोला। आप ये रख लें। उसने जूते हरम की तरफ बढ़ाए। इट्स ओके मिस्टर रोमान शाह, मैंने न्यू ले लिए हैं। इनफैक्ट वासे ने लाकर दे दिए थे, और रोमान ने भी तो वासे से ही उसका दूसरा जूता लेकर उसी डिज़ाइन के जूते बनवाए थे। बट ये वैसे ही हैं जैसे आप चाहती थी, जैसे आपके पहले थे। लेकिन ये हादी तो नहीं लेकर आए ना, और मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। एंड थैंक्स अ लॉट, आपने इतनी हेल्प की मेरी, वो कहती अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। आज वो पक्का इरादा करके आई थी कि आज वो रॉन के मुंह नहीं लगेगी, लेकिन वो भला कब पीछा छोड़ने वाला था। हाय लिटिल लेडी, वो किसी जिन की तरह उसके सामने आया। हरम बिना देखे उसके पास से गुजरने लगी। क्या हुआ, आज कुछ बोलोगी नहीं? रॉन, मेरे मुंह ना लगो तुम, जो हो चुका इनफ, वो गुस्से से बोली। तुम्हारे जूते के साथ मैंने क्या किया ये नहीं जानोगी तुम, वो जानबूझकर उसे चिढ़ा रहा था। हरम, अर्श उसे देखते हुए उसके पास आई। मिड टर्म्स एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं, अर्श ने धमाका किया। क्या? वो हैरान हुई। हाँ जल्दी चलो, तुम्हें शेड्यूल दिखाती हूँ, वो कहते हुए हरम का हाथ पकड़कर ले गई, जबकि रॉन भी उनके पीछे पीछे हुआ। हे लिटिल लेडी, गूंगी हो गई हो क्या जो बोल नहीं रही? वो चुप नहीं रह सकता था, तभी बोलते हुए उनके पीछे लगा हुआ था। लगता है गूंगी के साथ बहरी भी हो गई हो, उसे खामोश देखकर वो बोला। नोटिस बोर्ड पर स्टूडेंट्स का एक जमघटा लगा हुआ था, सब शेड्यूल चेक कर रहे थे। वैसे अगर तुम चाहो तो हम कोई डील कर सकते हैं, वो बोल रहा था, तभी हरम की नज़र अचानक एक साइड पर खड़े दो स्टूडेंट्स पर पड़ी थी, जो अजीब अजीब नज़रों से उसे देख रहे थे। हे, वो रहा रॉन, रॉन दी लूजर, वो कुछ कह रहे थे जो हरम को सुनाई दे गया था, लेकिन रॉन का ध्यान नहीं था। अब काफ़ी स्टूडेंट्स की नज़रें उनके मोबाइल पर थीं और वो हरम को सताइशी निगाहों से देख रहे थे, जबकि रॉन की तरफ देखकर सबका कहकहा बुलंद हो रहा था। रॉन की नज़र भी उन पर पड़ी थी। वो उन्हें हंसता देखकर खुद पर गुस्से से उनकी तरफ बढ़ा। वो डरकर वहां से भाग गए। हरम, यू आर द ग्रेट, तभी उसकी वो दो जुड़वा चाइनीज़ क्लासमेट उसकी तरफ बढ़ी थी। उनके हाथ में भी मोबाइल था। व्हाट अ वंडरफुल सीन।
चैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि हरम हैरान हो रही थी कि आखिर हो क्या रहा है, सब उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। फिर उसकी नज़र उसके हाथ में पकड़े मोबाइल पर पड़ी और फिर वीडियो देखकर वो हैरान रह गई। उसका रॉन को जूता मारने और फिर रॉन का उसका जूता उठाकर भागने और उसका रॉन के पीछे भागने का सीन बार बार दिखाया जा रहा था। रॉन ने उसे फुटबॉल मारा था, वो सीन एडिट कर दिया गया था। जब हरम ने खुद की पागलों वाली हरकत देखी तो हंसी और फिर हंसती चली गई। उसे पता नहीं था कि वो सीन कितना फनी था। वो तो कल से मुंह बनाए फिर रही थी, लेकिन अचानक उसका मूड ये सीन देखकर फ्रेश हो चुका था। तब तक रॉन भी वो सीन एक स्टूडेंट का मोबाइल छीनकर देख चुका था और फिर गुस्से से हरम की तरफ बढ़ा। उसे लगा था कि यह सब हरम ने किया है बदला लेने के लिए। भागो हरम, अर्श ने रॉन को अपनी तरफ आते देखा तो कहा, और हरम ने हंसना बंद करके अर्श के साथ वहां से स्पीड पकड़ी। ये वीडियो लीक किसने की, वो भागते हुए अर्श से पूछ रही थी। वासे ने एडिट करने के बाद फेसबुक ग्रुप में डाल दी थी, जिसमें यूनिवर्सिटी के 2000 से भी ऊपर स्टूडेंट्स हैं, अर्श ने बताया। इतने लाइक्स और कमेंट्स मिल चुके हैं कल से कि मज़ा आ गया। वो दोनों यूनिवर्सिटी से बाहर निकल चुकी थी। अब कहाँ जाएं, हरम ने पूछा, क्योंकि रॉन तो आज हमारी गर्दन मरोड़ देगा। 5 मिनट बाद यहाँ पास के स्टेशन से ट्रेन गुजरेगी। 10 मिनट के फासले पर बेला का अपार्टमेंट है, वहाँ चलते हैं। उसे भी ये गुड न्यूज़ सुनाते हैं कि रॉन का पूरी यूनिवर्सिटी में तमाशा बन चुका है, अर्श ने कहा और स्टेशन की तरफ कदम बढ़ा दिए। रॉन का गुस्से से बुरा हाल था, क्योंकि इस एक वीडियो ने हरम को पूरी यूनिवर्सिटी में मशहूर कर दिया था और वो जख्मी शेर की तरह पूरी यूनि में उन्हें ढूंढ रहा था। तभी रैम हंसता हुआ उसके पास आया। मज़ा आ गया वैसे, वो रॉन की तरफ देखकर मुस्कुराया। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, वो गुर्राया। अगर तुम उसका जूता वापस कर देते तो ये नौबत ना आती, लेकिन अब मज़ा आ गया। जितने तुम फेमस थे ना यूनिवर्सिटी में, तुम्हें एक जूता मारने के बाद वो अब तुमसे ज़्यादा फेमस हो गई है। तुम उसके दोस्त हो या मेरे दुश्मन, रॉन ने उसको गिरेबान से पकड़ा। तुम्हारा दुश्मन, रैम ने कहकहा लगाया। दफा हो जाओ तुम, रॉन ने उसे धक्का दिया। और देख लेना, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको जिसने भी ये वीडियो लीक की है। और रैम को उसके जले बुझे अंदाज पर शदीद हंसी आ रही थी, क्योंकि कल वो हंस रहा था उस पर, और उन दोनों को एक दूसरे को जलाकर बहुत मज़ा आता था। जब वो दोनों उसके अपार्टमेंट में पहुंची तो बेला घोड़े बेचकर सोई हुई थी। इतनी दफ़ा बैल बजाने के बाद वो उठकर आई थी। शर्म कर लो, एग्जाम्स शुरू हो गए हैं और तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती। अर्श ने उसे देखते हुए धक्का दिया और खुद हरम का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हो गई। बेला उन दोनों को सुबह सुबह खास तौर पर हरम को वहां देखकर हैरान रह गई थी। तुम दोनों यहाँ कैसे? रॉन से बचकर आए हैं, हरम ने मुस्कुराकर कहा। अब क्या कर दिया उस मनहूस ने? बेला का उसका नाम सुनते ही मूड खराब हो गया। उसके साथ क्या हो रहा है ये पूछो, जल्दी से नेट ऑन करो, अर्श ने उससे कहा। क्यों, क्या हुआ? अरे करो तो, अर्श के कहने पर बेला ने मोबाइल उठाया, नेट ऑन किया और फिर वो वीडियो देखकर उसकी आंखों की चमक बढ़ गई। वो चीख मारकर खड़ी हो गई। वाह सुपर, अब वो हंस रही थी। वाह हरम, जो मैं ना कर सकी वो तुमने कर दिया, मज़ा आ गया कसम से, वो चिल्लाती हुई हरम के गले लग गई। अब आया ना गेम में ट्विस्ट, बस 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ, फिर यूनी चलते हैं। मुझे रॉन का गुस्से वाला फेस देखना है, वो कहते हुए कमरे की तरफ बढ़ गई। वो तीनों मॉल में थी। बेला ने कोई गिफ्ट लेना था तो पहले वो लोग मॉल आ गए थे। हरम चारों तरफ देख रही थी, वैसे भी उसे कुछ खरीदना तो था नहीं। तभी अचानक उसकी नज़र एक बच्ची पर पड़ी जो 10 से 12 साल होगी, और उसके साथ उसकी मम्मा भी थी। चौंकने वाली बात यह थी कि वो हरम को कब से घूरे जा रही थी। हरम उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। मॉम, उस बच्ची ने अब अपनी मॉम का हाथ पकड़कर हिलाया। मॉम, ऐश, वो अब जोर से बोली थी, क्योंकि उसकी मॉम ने उसके बुलाने पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन ऐश का नाम सुनते ही वो करंट खाकर पलटी। ऐश, उस बच्ची ने अब हरम की तरफ इशारा किया था, और वो औरत हरम को देखकर हैरान रह गई थी। ऐश, उसके लबों से भी निकला था। हैरान तो हरम भी हुई थी, लेकिन वो उन दोनों के यूं देखने पर डर गई थी। इससे पहले वो दोनों उसके पास आती, हरम भागने के अंदाज में वहां से निकल गई। कौन है ये ऐश? आखिर कौन है ये? वो बाहर आने के बाद गुस्से से चिल्लाई। चंचलाहट उसके अंदाज से साफ जाहिर थी। बेला और अर्श उसे अभी तक आते दिखाई नहीं दे रही थी। वो बस ये कहती थी कि मैं ऐश नहीं हूँ। आज उसने पहली बार ये कहा था कि ऐश कौन है, और ऐसा कैसे हो सकता था कि वो पुकारे और तकदीर जवाब ना दे। हवाएं उसे अब बहुत जल्द ऐश से मिलवाने वाली थी। टन टन की जोरदार आवाज़ मुसलसल गूंज रही थी। वो एक झटके से उठ बैठी। अब तक तो आसपास के सभी लोग उठ गए होंगे। ओह शिट, वो बड़बड़ाती बेड से छलांग लगा चुकी थी। सामने दीवार पर स्विच बोर्ड में लगा एक बटन बंद किया, आवाज़ रुक गई।
फिर उसने आगे बढ़कर विंडो खोल दी। तेज रोशनी के साथ ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और उसे अंदर तक मसरूर कर गया। आहिस्ता आहिस्ता उसने आंखें खोली, सब्ज आंखें जिनमें जमीन और आसमान समा जाए। लेकिन सामने वाले घर की विंडो में खड़ी मिसेस मॉले, जो कि उसे खूंखार नजरों से घूर रही थी, उसे देखकर उसके खूबसूरत लबों की मुस्कुराहट सिमटी। उसने विंडो से बाहर सर निकालकर आसपास के घरों को देखा। सब में उसे एक जैसा मंजर देखने को मिला। तकरीबन सभी घरों की खिड़कियां खुली थी और उनमें रहने वाले लोग खा जाने वाली नजरों से उसे देख रहे थे। सॉरी, वो कान पकड़ती सबकी तरफ देखती माफी मांग रही थी और इसके साथ ही जोरदार आवाज के साथ सबकी खिड़कियां बंद हो गईं। सुबह की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। इस घंटे को उतरवा दो बेटा। अचानक मिसेस मॉले के घर से नीचे वाली खिड़की खुली थी और उसमें से एक 70 साल बुजुर्ग ने सर बाहर निकालकर बड़े से घंटे की तरफ इशारा किया जो उसकी खिड़की से थोड़ा ऊपर लटका था। इस जिंदगी में तो ये नामुमकिन है, वो मुस्कुराई। सुबह सुबह सबकी नींद खराब हो जाती है, वो कह रहे थे। सॉरी मिस्टर पार्कर, नेक्स्ट मैं पहले टन की आवाज़ पर उठ जाऊंगी, सबके उठने से पहले। वो अभी भी मुस्कुरा रही थी और फिर उसने चौंकते हुए कमरे के अंदर देखा। एक लकड़ी से बनी मेज पर रेत वाली घड़ी रखी थी। रेत आहिस्ता आहिस्ता फिसलकर बोतल के एक हिस्से में जमा हो रही थी। यानी सुबह के कोई 5:30 का टाइम था। कमरे में उसके अलावा और कोई घड़ी नहीं थी। कमरे की दीवारें पुरानी और कीमती पेंटिंग से मुज़य्यन थी। कीमती खूबसूरत मूर्तियाँ, खूबसूरत पुतले और न जाने क्या कुछ एक तरतीब से सजा रखा था। कमरे में पेंट नहीं था और फर्नीचर से अंदाज़ा लगाया जा सकता था जैसे वो 16वीं सदी का कमरा हो, बल्कि जैसा वक्त 16वीं सदी में वापस चला गया हो। अचानक कुछ याद आने पर वो चौंकी और फिर जल्दी से सामने बने लकड़ी के कबर्ड की तरफ बढ़ गई। एक ही पल में उसने अंदर से अपना मखसूस ड्रेस निकाला, जैसे पहले से तय किया हो कि यह पहनना है, और उसे लेकर एक दीवार के सामने आ गई। फिर उसने दीवार की एक साइड पर लगी लकड़ी की एक छोटी सी प्लेट पर हाथ रखा और ये क्या, दीवार किसी लिफ्ट के दरवाजे की तरह दरमियान से खुलती चली गई। वो मुस्कुराती हुई दरवाज़ा पार कर गई। दीवार एक बार फिर बंद हो गई। ये एक दूसरा कमरा था, कंप्यूटर, लैपटॉप और दीगर बहुत सी मशीनरी से मुज़य्यन। ऐसा लग रहा था कि वो एक दरवाजे के जरिए 16वीं सदी से 21वीं सदी में वापस लौट आई हो। वो थी ही ऐसी, वक्त को अपनी मुट्ठी में बंद करके रखने वाली, वक्त को अपने हिसाब से चलाने वाली रॉयल प्रिंसेस। पूरे 15 मिनट बाद वो उसी दरवाजे से वापस पहले वाले कमरे में आई थी। दीवार गिर आईने के सामने खड़ी होकर उसने अपना जायजा लिया। हर चीज़ परफेक्ट थी। उसने एक ब्राउन कलर का पुराने ज़माने का चोगा पहना हुआ था, जिसकी लंबी लंबी खुली बाजुओं में उसके अपने हाथ कहीं छुप गए थे। फिर उसने एक तरफ रखा हुआ हैट उठाया, जिसके सिरे पर एक 2 हाथ लंबा तिकोन बना हुआ था, यानी तिकोनी चाइनीज टोपी। उसको सर पर ओढ़ने के बाद उस पर लगी एक डोरी खींचकर उसने अपनी ठोड़ी के नीचे की। अलबत्ता ग्रे और गोल्डन कलर के बाल शानों पर बिखरे थे। वो एकदम तैयार थी। एक आखिरी नज़र खुद पर डाली, जिससे उसकी सब्ज आंखों की चमक मजीद बढ़ गई, और फिर वो एक दूसरा दरवाज़ा खोलती बाहर निकल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती सीढ़ियाँ उतर रही थी। मुबादा कहीं कदमों की आवाज़ किसी तक पहुँच ना जाए और वो उसे देख ना ले। जब उसे यकीन हो गया कि सब सोए हुए हैं, तो वो भागती हुई लाउंज अबूर करने के बाद जहाज साइज के दरवाजे के पास आई। जोर लगाकर उसे खोला। एक चिड़चिड़ाहट की आवाज़ उभरी और वह जुबान दांतों तले दबाती बाहर निकली। दरवाज़ा बंद किया। अब वो फुल स्पीड से लॉन से भाग रही थी और उसके कदम मेन गेट की तरफ उठ रहे थे। मेन गेट पार करने के बाद वो बाहर सड़क पर आ गई थी। अब वो भाग नहीं रही थी, बल्कि तेज तेज कदम उठाती दाएं तरफ जा रही थी, जहां उसकी मतवक्का सवारी खड़ी थी। हवा और तेज तेज चलने के बायस उसके बाल पीछे की जानिब उड़ रहे थे। बेशक वो चाल से ही किसी सल्तनत की शहजादी मालूम होती थी। 5 मिनट बाद वो अपनी मतलूबा जगह पर पहुंच गई थी, जहां एक घोड़ा खड़ा था। उसके पीछे एक बग्गी लगी थी, सफ़ेद रंग की बग्गी। आज फिर लेट? बग्गीदार ने उससे पास आते देखकर पूछा। सॉरी, वो कहती बग्गी में सवार हो गई। अब बग्गी का रुख एक पहाड़ी इलाके की तरफ था। खूबसूरत सब्ज़ाज़ारों और जंगलों से गुजरते हुए वो फिर एक 16वीं सदी में लौट आई थी, जैसे किसी चाइनीज शहजादी की सवारी गुजर रही हो, और वो सिर्फ चेहरे के अलावा हर तरह से एक चीनी लड़की लग रही थी। जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही थी, उसकी सब्ज आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। 20 मिनट के बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुकी थी। वो बग्गी से नीचे उतरी और दिलचस्पी से सामने बनी बिल्डिंग की तरफ देखा, जो रेस्टोरेंट या होटल के दर्जे पर तो फाइज नहीं था, लेकिन अगर उसे ढाबा कह देते तो भी गलत था। वो एक कहवा खाना था, एक चाइनी कहवा खाना।
जिससे उठती चाय और कहवे की दिलफरेब खुशबू तक पहुंच रही थी। अब वो इस कहवे खाने की तरफ बढ़ रही थी। सुबह सुबह के वक्त भी यहाँ पर काफी रौनक थी। ये एक पहाड़ी इलाका था और वो कहवा खाना भी पहाड़ के ऊपर बना था। पहाड़ ज्यादा ऊंचा नहीं था, बल्कि एक छोटी सी पहाड़ी थी जिस पर लकड़ी से खूबसूरती के साथ वो कहवा खाना बनाया गया था। वो अंदर आ चुकी थी। बहुत सी लकड़ी की कुर्सियां और टेबल फुल थे, जबकि कुछ खाली भी थे। वो चलते हुए एक टेबल के पास आई और पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। धुएं और कहवे की खुशबू अंदर फैली हुई थी। यहाँ सबने वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे वो पहन कर आई थी, और अक्सरियत यहाँ चाइनी लोगों की थी। बड़े बड़े मिट्टी और सिल्वर के गिलासों में वो न जाने सुबह सुबह क्या पी रहे थे, लेकिन वो सब खुश थे। उनका शोर उनकी खुशी बता रहा था। उसकी नज़रें किसी को ढूंढ रही थी, वो उसे नजर नहीं आ रहा था। वो जानती थी जिसका वो इंतजार कर रही थी वो इस वक्त कहाँ होगा। फिर वो अपनी जगह से उठते हुए उस कहवे खाने के पीछे की जानिब खुलने वाली खिड़की में आ गई। नीचे एक वादी थी, वहां लकड़ी से घर बने थे और उसकी नजरें वादी में बने उस ग्राउंड का जायजा ले रही थी। लेकिन खिलाफे तवक्का आज वहां खामोशी थी, यानी सब चले गए। वो थोड़ी मायूस हुई और फिर वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गई। तकरीबन 10 मिनट बाद उसे अपना मतलूबा शख्स आता दिखाई दिया। उसे देखते ही उसके होंठों पर मुस्कुराहट के साथ सब्ज आंखों की चमक भी वापस आ गई थी। अब वो एक टेबल पर बैठ चुका था। कुछ देर बाद एक प्यारा कहवे का कप उसके सामने रख चुका था और उसे लगा यही बेहतरीन वक्त है उससे मिलने का। वो अपनी जगह से उठी और चलते हुए उसके टेबल के पास जाकर रुकी। हेलो प्रोफेसर साइचिन, मैं हूँ ऐश विलियम। मुझे आपसे कंगफू सीखना है, वो मुस्कुराहट से कह रही थी, और प्रोफेसर ने नज़र उठाकर उसे देखा और फिर अपने सामने बैठने का इशारा किया। हरम यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो रही थी जब उसके मोबाइल पर बेल हुई। वह जल्दी में थी। मोबाइल देखा तो हुरैन की कॉल थी। उसने रिसीव करने के बाद फ़ोन स्पीकर पर डाला और उसे बेड पर रख दिया। सलाम दुआ के बाद अब वह हुरैन से घर वालों के मुतालिक पूछ रही थी और साथ साथ हिजाब कर रही थी। A+ ग्रेड है, मेरा रिजल्ट आ गया है, हुरैन ने बताया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मुझे नेक्स्ट एडमिशन लेना है, वो बता रही थी। शुक्र है, वरना मुझे तो लगा था तुम स्टडी ना छोड़ दो कहीं, हरम ने कहा। वो बेड पर बैठी अपने जूते नीचे रखे पहनने लगी। मुझे सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन चाहिए, वो भी लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी में, हुरैन ने कहा, और हरम के जूते पहनते हाथ एक लम्हे के लिए रुके। यूनिवर्सिटी में? हाँ, लीड्स यूनिवर्सिटी में, हुरैन ने कहा। तुम अभी BSc इंजीनियरिंग कर लो, मास्टर कर लेना यूनिवर्सिटी से। अभी यूनिवर्सिटी रहने दो, हरम ने कहा। क्यों रहने दूँ? हुरैन ने गुस्से से पूछा। क्योंकि अम्मी के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन करवा सके, हरम ने कहा। क्यों? तुम अब्रॉड जाकर इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकती हो, तो क्या मैं पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में भी नहीं पढ़ सकती? इतनी बेईमानी क्यों? हुरैन ने एक एक लफ्ज़ चबाकर कहा था, और हरम ने उसकी बात सुनकर अपने दांतों को भींचा जैसे कुछ जब्त करना चाह रही हो। मेरा ये आखिरी फैसला है, मुझे उसी यूनि में पढ़ना है। तुम कोई महारानी नहीं हो जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो और मेरी नहीं। हुरैन पता नहीं कौन सा गुस्सा उस पर उतार रही थी। हुरैन, तमीज़ से बात करो, हरम से बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं होती थी। तो ठीक है, फिर अम्मी से कहो मुझे एडमिशन दिलवाएं, वो दो टोक लहजे में बोली। अभी मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, शाम को कॉल करूँगी तुम्हें, हरम ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया, क्योंकि बाहर से फरहाद की आवाज़ सुन चुकी थी जो उसे बुला रहा था। कंगफू क्यों सीखना चाहती हैं आप? साइचिन ने पूछा। मेरा शौक और ज़रूरत दोनों है कंगफू सीखना, वो बता रही थी। जानती हो कितना टफ है, बच्चों या लड़कियों का खेल नहीं है ये। जानती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, और मैंने देखा है कि आपके स्कूल में लड़कियाँ भी हैं, आप उन्हें भी कंगफू सिखाते हैं, ऐश ने कहा। वो आम लड़कियाँ नहीं हैं, उनमें बहुत से गुण हैं। अपनी कोई ऐसी खूबी बताओ जिसकी वजह से मैं तुम्हें अपने स्कूल में एडमिशन दूँ, वो पूछ रहे थे। मुझे राइडिंग, स्विमिंग आती है, और मैं शाम को बॉक्सिंग की क्लासेस भी लेती हूँ। और क्या करना होगा मुझे जिसकी बिना पर आप मुझे कंगफू सिखाएंगे, वो पूछ रही थी। और साइचिन ने चौंक कर अपने सामने बैठी लड़की को देखा जो इतनी आम नहीं थी जितनी वो समझ रहा था। बग्गी वापस उसी जगह पर आ चुकी थी। ऐश ने बग्गी से छलांग लगाई और अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। सर पर पहनी टोपी वो उतार चुकी थी। जैसे ही वो गेट से अंदर दाखिल हुई तो उसे एक चहल पहल नजर आई थी, यानी सब उठ गए थे। वो लॉन पार करने के बाद बड़ा सा दरवाज़ा खोलकर लाउंज में दाखिल हुई और भागते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ऐश, नीचे से उसे मिसेस विलियम ने पुकारा था। यस मॉम, वो रुके बिना ही बोली। कहाँ जा रही हो?
जॉगिंग के लिए जाना है मॉम, चेंज करने जा रही हूँ, वो कहते हुए ऊपर कहीं गायब हो चुकी थी। 10 मिनट बाद वो उसी स्पीड से वापस आई थी। रुको ऐश, मिसेस विलियम ने फिर पुकारा। मॉम, मुझे जॉगिंग के लिए लेट हो रहा है, ब्रेकफास्ट पर मिलते हैं। वो जॉगिंग ड्रेस में मलबूस थी, कहते हुए एक बार फिर लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा पार कर गई। वो यूनिवर्सिटी आ गई थी। सबसे पहले मिलने वाला शख्स रॉन था, जो उसके पीछे लपका था। तुम जानती हो ना तुमने क्या किया है, वो गुस्से से बोला। मैंने कुछ नहीं किया, हरम ने जवाब दिया। तो बताओ फिर किसने किया है? मुझे क्या पता रॉन, वो रुकते हुए बोली। हाय हरम, इससे पहले रॉन कुछ कहता अर्श वहां आ गई। ये देख रही हो, वो अपने मसल्स पर बने मुंह खोले एनाकोंडा की तरफ उंगली का इशारा करके बोला। हाँ तो क्या खास बात है इसमें, हरम ने पूछा। ये इंसान को पूरा निकल जाता है, रॉन ने उसे डराने की कोशिश की। रोनल मार्टे उर्फ रॉन, मैं इससे डरती नहीं हूँ। इनफैक्ट मैंने लाहौर में अपने जूते के साथ ऐसे सैकड़ों एनाकोंडास को अब्दी नींद सुलाया है। हरम उसे पूरे नाम से मुखातिब करने के बाद किस कदर खतरनाक अंदाज में बोली थी। एनाकोंडास लाहौर में? रॉन के साथ साथ अर्श ने भी हैरानगी से उसे देखा। मजाक है क्या? रॉन का उसकी बात पर कहकहा बुलंद हुआ। बिल्कुल भी नहीं, वो सीरियस अंदाज में बोली। लाहौर में एनाकोंडा कहाँ से आए हरम? अर्श ने उसके कान के करीब सरगोशी की। हाँ होते हैं, तुमने नहीं देखे क्या? हरम हैरान हुई। नहीं तो, अर्श ने जवाब दिया। ये तुम दोनों कान में क्या बातें कर रही हो? और हरम, अब बचकर रहना, अब मेरी टर्न है। तुम शायद जानती नहीं हो रॉन को। मैं जो करता हूँ किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ। बी केयरफुल, अब जो होगा ना वो तुम्हारी सोच में भी नहीं होगा। वो साफ साफ धमकी देता चला गया। लंबे बालों वाला जिन, अल्लाह जाने वो कौन सी आयत है जिसको पढ़ने से ये मनहूस हमसे दूर रहेगा। हरम ने उसे जाते हुए देखकर कहा। पर हरम, लाहौर में किस जगह पर एनाकोंडा पाए जाते हैं और तुमने उन्हें अपने जूते से कैसे मारा? अर्श की सुई वहीं अटकी थी। लो, तुम्हें इतना भी नहीं पता, हरम ने चलते हुए कहा। अर्श ने भी उसका साथ दिया। यार, जब लाहौर में बारिश होती है ना तो उसके बाद दीवारों की सुराखों से बारीक बारीक ब्लैक कलर के सांप निकलते हैं ना। वो अर्श की तरफ देखकर बोली। हाँ, अर्श ने इस बात में सर हिलाया। वही तो एनाकोंडा है। मैंने अपने जूतों के साथ बचपन में बहुत से मारे हैं, हरम ने तफाखर से बताया। तुम एक हाथ की लंबाई के छोटे से इस बच्चे को सांप कह रही हो और उसे एनाकोंडा से मिला रही हो। इनफैक्ट तुमने उसे एनाकोंडा बना दिया। अर्श हैरान थी। हाँ तो इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? हाँ तो सांप ही है ना। रॉन भी आइंदा मुझे उनकी धमकी देकर डराएगा तो नहीं, हरम कह रही थी। अर्श का कहकहा बुलंद हुआ। तुम कुछ भी कह देती हो, कुछ भी कर देती हो। रॉन जैसा इंसान भी कंफ्यूज हो जाता है। वो हंस रही थी। हरम, यू आर द ग्रेट। यस आई नो, हरम ने मुस्कुराकर कहा और आगे बढ़ गई। ग्रैनी, वो अंदर दाखिल हुआ। कमरे में अंधेरा था। अंदर आने के बाद उसने खिड़की से पर्दे हटाए और कमरे में रोशनी फैल गई। ग्रैनी, वो अब उनकी व्हील चेयर की तरफ मतवज्जा हुआ जिस पर ग्रैनी बैठी खलाओं में कुछ ढूंढ रही थी। ग्रैनी, वो लौट आई है, वो पंजों के बल नीचे बैठता हुआ बोला। ऐश लौट आई है ग्रैनी। ऐश के नाम पर ग्रैनी ने चौंक कर उसे देखा। आंखों में बेयकीनी थी। ये देखें, वो एक तस्वीर ग्रैनी के सामने करता हुआ बोला। सिर्फ आंखों के कलर के अलावा वो बनी बनाई ऐश है, वो कह रहा था। ग्रैनी इस तस्वीर में मौजूद लड़की को देख रही थी जो सफ़ेद फ्राक पहने हुए थी। ऐश, ग्रैनी बड़बड़ाई। वो ऐश थी, ग्रैनी की ऐश। जी ग्रैनी, मैं बहुत जल्द उसे आपसे मिलवाने लाऊंगा, वो ठोस लहजे में कह रहा था। ग्रैनी, आप इसको समझा दें। मिसेस विलियम ने ऐश को नाश्ते की टेबल पर बैठते देखा तो ग्रैनी से कहा। सुबह सुबह इसकी शिकायतें आना शुरू हो जाती हैं। वो काफ़ी गुस्से में थी। अब क्या कर दिया मैंने मॉम? ऐश हैरान हुई। वो जो इतना बड़ा घंटा लटकाया हुआ है ना, उसे उतार दो। खुद चाहे उठो या ना उठो, पूरे टाउन को उठा देती हो। आम इंसानों की तरह अलार्म नहीं लगा सकती तुम? इतनी मुश्किल से मैंने पास्ट लुक क्रिएट की है, मैं उसे नहीं उतारने वाली। जिसको प्रॉब्लम है वो अपना घर साउंड प्रूफ बनवा ले, या फिर अपने कान। देख रही हैं इसको ग्रैनी, आप दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने दरमियान से ऐश की बात काटी। अगर इतना ही शौक था तो पास्ट में पैदा हो जाती, किसी 16वीं सदी में। मॉडर्न ज़माने में पैदा होने की क्या ज़रूरत थी? उनका पारा ज़्यादा ही हाई था। शुक्र है मैं 21वीं सदी में पैदा हुई हूँ। अपनी मर्जी से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में जी सकती हूँ। ऐश ने जूस का गिलास मुंह से लगाते हुए कहा। क्या करोगी इतना सब करके ऐश? ग्रैनी ने पूछा। ग्रैनी, लाइफ बहुत छोटी है और एक ही लाइफ है मेरे पास। मैं आज़ाद पंछी की तरह गुजारना चाहती हूँ इसको।
सब करना चाहती हूँ, एक साथ माजी, हाल और मुस्तकबिल जीना चाहती हूँ, वो बता रही थी। चर्च गई थी तुम? मिसेस विलियम ने पूछा और ऐश अपनी जुबान दांतों तले दबा गई। देखा ग्रैनी, फिर आप मुझे कहती हैं म्यूजिक क्लास के लिए इसके पास वक्त है लेकिन चर्च जाने के लिए नहीं। वो मजीद गुस्सा हुई। वो सब मुझे अट्रैक्ट करता है इसलिए सब करती हूँ, ऐश ने जवाब दिया। तो चर्च तुम्हें अट्रैक्ट नहीं करता? मिसेस विलियम ने पूछा। नहीं, वो बला की साफ गोती साफ साफ बता दिया और मिसेस विलियम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। लो सुन लें ग्रैनी, क्या कह रही है रॉयल प्रिंसेस। माँ बाप इतने मजहबी हैं और बेटी देखो। मुझे कुछ और चाहिए। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हारे पास नहीं है? तुम्हें चाहिए, सारा दिन भागती रहती हो, कभी इधर तो कभी उधर, ग्रैनी ने पूछा। कुछ ऐसा ग्रैनी जिसकी तरफ मेरे कदम खुद ब खुद उठे, कुछ ऐसा अट्रैक्टिव लम्हा जिसमें कैद होकर रह जाऊं। किसी ऐसी चीज़ की तलाश है ग्रैनी जो मेरे भागते कदमों को बांध दे, चाहे पत्थर का बना दे, लेकिन वो सबसे जुदा हो। वो कह रही थी। ऐश, तुम आम इंसानों की तरह जिंदगी नहीं गुजार सकती? मिसेस विलियम ने पूछा। माम, अगर आम इंसान होती तो गुजार लेती आम इंसानों से जिंदगी, लेकिन मैं आम नहीं हूँ, रॉयल खानदान से हूँ। मैं ऐश हूँ, ऐश विलियम। वो अब संजीदा थी और मिसेस विलियम को लग रहा था कि उनकी वो ख्वाहिश जिसमें वो अपनी बेटी को आम इंसानों की ज़िंदगी गुजारते हुए देखें वो कभी पूरी नहीं होगी। बाय द वे, डैड कहाँ है? पहले तो तुम पापा कहती थी ना, अब डैड क्यों कहती हो? माम, पहले मैं छोटी थी तब पापा कहना अच्छा लगता है, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मॉडर्न दौर है तो पापा कहना सूट नहीं करता। और मिसेस विलियम को लगा था कि वो अपनी बेटी को कभी भी समझ नहीं सकेंगी। कभी वो पास्ट में जीती है और कभी मॉडर्न दौर में। वेल, मैं जा रही हूँ और वेट मत करना आप लोग मेरा। आज मेरी म्यूजिक क्लास है और फिर बॉक्सिंग क्लास, तो मैं थोड़ा लेट। तुम ऐसा करो, घर ही ना आया करो, अपनी क्लासेस लेती रहा करो बस। मिसेस विलियम ने गुस्से से उसकी बात काटी। ओके, सॉरी ब्यूटीफुल लेडीज, मैं ट्राई करूंगी कि जल्दी घर आ जाऊं। वो कहते हुए दोनों के गाल चूमने के बाद बैग उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गई। ये सब आपके बेटे की गलती है, उन्होंने इतना सर पर चढ़ा रखा है ऐश को। मिसेस विलियम की तोपों का रुख अब ग्रैनी की तरफ था। खैर है, सुबह सुबह मेरी बुराइयां की जा रही हैं, मिस्टर विलियम ने वहां एंट्री मारते हुए कहा। सब आपकी बेटी की अनायत है, मजाल है जो कभी बात सुन ले। जीने दो उसे, उसकी जिंदगी, यही दिन है जिंदगी जीने के। वो एक लड़की है विलियम, उन्होंने परेशानी से कहा। वो कोई आम लड़की नहीं है, वो रॉयल खानदान से है। वो सब जो सीख रही है उसे सीखने दो, उसे सीखना भी चाहिए, मिस्टर विलियम ने जवाब दिया। और हाँ, वो अभी नादान है, बच्ची है, समझ जाएगी, ग्रैनी ने कहा। अगले मंथ 20 साल की हो जाएगी वो, आप लोग उसे बच्ची कह रहे हैं। मैंने कहा ना, वो आम लड़कियों जैसी नहीं है, वो मेरी ऐश है, वो मेरा बेटा है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इनफैक्ट मुझे उस पर फख्र है। मिस्टर विलियम के लहजे में अपनी बेटी के लिए प्यार ही प्यार भरा था और मिसेस विलियम अपने गुस्से को अंदर ही कहीं दबाकर रह गई थी, क्योंकि उस वक्त कुछ भी कहना फजूल था। जी तो जाने असद, ट्रीट कब दे रही हो रिजल्ट की खुशी में? असद ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो एक दूसरे से कॉल पर बात कर रहे थे। जब नेक्स्ट मेरा एडमिशन हो जाएगा तब, हुरैन ने जवाब दिया। सुबह ही करवा लो एडमिशन, इसमें कौन सा बड़ी बात है? वो एक्चुअली मुझे लीड्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, सिविल इंजीनियरिंग में, और अम्मी नहीं मान रही, हुरैन ने बताया। ओ तेरी खैर, तो मेरी प्रिंसेस को यूनिवर्सिटी जाना है? हाँ, वो बोली। अगर चची नहीं मान रही तो रहने दो, वैसे भी जिस कॉलेज से हरम ने ग्रेजुएशन की है वहाँ से तुम भी ग्रेजुएशन कर लो। मैं हरम नहीं हूँ असद, मैं हुरैन हूँ और मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है। हरम ने क्या किया है क्या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, अगर आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो ठीक है, लेकिन बात बात पर मुझे हरम जैसा बनने या उसके जैसा काम करने पर मजबूर मत किया जाए। थक गई हूँ मैं एक ही बात सुन सुनकर। वो काफ़ी गुस्से में लग रही थी। इससे पहले असद कुछ कहता वो फ़ोन बंद कर चुकी थी और उसके बाद सैकड़ों मरतबा असद के मिलाने पर भी नंबर ऑफ था। यूनिवर्सिटी में मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे थे, हर कोई किताबों में सर दिए नजर आ रहा था, और तो रोनल और फ्रॉन भी लाइब्रेरी में घुसा नजर आता था। हाँ, अलबत्ता एक शख्स था जो लाइब्रेरी के पास भी नजर नहीं आता था और वो था रोमान शाह। हरम ने नोट किया था लेकिन पूछा नहीं। ये पढ़ता भी है? हरम ने रॉन को लाइब्रेरी में पढ़ते हुए देखा तो वासे से पूछा। हाँ, सिर्फ पेपर्स के दिनों में, लेकिन वो तब तक शराफत से बैठकर पढ़ता था जब तक उससे खुद पेपर याद नहीं हो जाता था।
उसके बाद उसका जिसका दिल चाहता किताब छीन कर भाग जाता। हरम को खतरा अपने हर तरफ मंडलाता नजर आता था, इसलिए वो लाइब्रेरी में कम ही जाती थी। ज्यादा वो घर ही पढ़ती थी और यूनिवर्सिटी में वो फाउंटेन के पीछे बैठ जाती थी। आज उनका आखिरी पेपर था। कैसा हुआ पेपर हरम? अर्श ने पूछा। अच्छा हो गया, शुक्र है जान छूटी। हरम की पेपर्स से जान जाती थी। आज मुझे मेरी पहली सैलरी मिलेगी, बेला ने खुश होकर बताया। पार्टी बनती है फिर तो? अर्श ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, कल लंच मेरी तरफ से होगा। बेला वाकई बहुत खुश थी। पता है मैं ना हैवी बाइक खरीदूंगी, वो बता रही थी। उसका क्या करोगी? हरम हैरान हुई। वन व्हीलिंग, बहुत मज़ा आता है, सीरियसली। हम ना यूनिवर्सिटी के बाहर वन व्हीलिंग करेंगे, वो बता रही थी। और हाँ, कल से मैं साइकिल लेकर आऊँगी, हम पहले उस पर वन व्हीलिंग करेंगे। लेकिन मुझे तो आती ही नहीं, मैं कैसे करूँगी? हरम ने मुंह बनाया। डोंट वरी, मैं हूँ ना, मैं सिखा दूँगी। पता है मैंने इंडिया में चांदनी चौक में इतनी स्कूटी घुमाई है अपनी, और साइकिल पर वन व्हीलिंग करती थी, फिर पापा से डांट भी पड़ती थी, लेकिन मज़ा आता था, बेला बता रही थी। कुछ खा ले, मुझे भूख लगी है, हरम ने कहा और वो लोग कैफ़े की तरफ बढ़ गए। हेलो हमज़ा, फरहाद ने हमज़ा को कॉल की थी। जी खैरियत, वो हैरान हुआ। एक ज़रूरी काम है। हुक्म करो फरहाद साहब, वो शौक हुआ। सुबह तुम्हें लाहौर जाना है, फरहाद ने कहा। लाहौर? लेकिन किस लिए? वो हैरान हुआ। हुरैन का एडमिशन करवाना है यूनिवर्सिटी में। तो तुम जाओगे सुबह, फरहाद ने कहा। हुरैन के नाम पर दिल की धड़कन तेज़ हुई थी। लेकिन मेरा बहुत अहम प्रोजेक्ट है, वो बहाना बना रहा था। बाद में हो जाएगा प्रोजेक्ट भी, बस तुम जा रहे हो, फरहाद ने उसे हुक्म दिया। मैं तुम्हें हुरैन का नंबर सेंड कर रहा हूँ, उससे बात कर लेना, ठीक है? ठीक है, हमज़ा ने कहा। दिल चाह रहा था उससे मिलने को, देखने को, लेकिन अकल और दिमाग उसे दूर रहने का संदेशा दे रहे थे। लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। मजबूरन ही सही, मगर उसे जाना था।